तो हाँ जी, तो दिस इज ए बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे। ठीक है, एक चीज तो आपको देख के क्लियर हो ही होगी, इकोनॉमिक सर्वे 24-25 का है, इज नॉट अ मिस्टेक। आपका इकोनॉमिक सर्वे जो रहता है वो कैसी अभी इकोनॉमी में हालत चल रही है, इससे पहले का है। अब जिस दिन ये रिलीज हुआ है उससे पहले की चीजें डिटरमाइन करेगा। और बजट जो होता है आने वाले टाइम का, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट ही ऐसा रहता है। तो प्लान क्या रहेगा, प्रोविजंस देख लेंगे, स्ट्रक्चर देख लेंगे, चीजें क्या है, एग्जैक्टली सर्वे बजट में क्या है उस पर थोड़ा हम 1 घंटा शायद लग जाएगा, वहां तक आते हैं। ठीक है, तो क्या होती है चीजें, कुछ बेसिक टर्म रिवाइज कर लेंगे। आई बिलीव कुछ हमारे साथ ऐसे स्टूडेंट्स भी है जो फर्स्ट टाइमर है, जो भी फर्स्ट टाइम ही पढ़ रहे हैं। और आप में से कितने जिनका पूरा इकोनॉमी का कोर्स हो चुका है, वह गोन थ्रू इकोनॉमी कंप्लीटली, और ये सिर्फ सर्वे और बजट के लिए है? कोई नहीं है, सब बिल्कुल फ्रेशर है। तो इट्स अ गुड थिंग कि हम स्टार्टिंग बेसिक से ही करते हैं। ठीक है, आवाज कम है, एक सेकेंड आल। सचिन, आवाज कम का कमेंट है, एक बार देखना। देखना ठीक है, आवाज यही रहने वाली है मोर लेस, ठीक जा रही है। चलो करते चालू फिर। हाँ जी, तो स्टार्टिंग में हल्का फुल्का देखेंगे, व्हाट इज बजट, व्हाट इज इकोनॉमिक सर्वे, कुछ बेसिक टर्म हम देखेंगे, और फिर हम जो एग्जैक्टली जो कंटेंट है हमारा सर्वे और बजट का उसमें आएंगे। टुडे वी विल हैव क्लास फॉर लेट्स से टिल 5:15 5:30 ऐसा कुछ रहेगा। इट इज नॉट गोइंग टू गेट ओवर टुडे। ठीक है, काफी बड़ा है, स्लाइड्स भी ऑलमोस्ट ओवर 350 400 कुछ हो गई है, तो मैं बहुत जल्दी जल्दी करूंगा तो भी नहीं हो पाएगा, और आई डोंट थिंक हम में से कोई चाहेगा कि बहुत जल्दी हो जाए। ठीक है, तो आराम से चलेंगे, किसी को जल्दी, सब फ्रेशर ही हो तो बिल्कुल कोई जल्दी नहीं है। जल्दी इस टाइम पे जिनका इंटरव्यू है सिर्फ उनको जल्दी है, उसके अलावा शायद किसी को जल्दी है। राइट, तो चलो चालू करते हैं। और थोड़ा सा बोरिंग हो सकता है क्योंकि बहुत ज्यादा फैक्चुअल चीजें हैं। ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे इज फुल ऑफ फैक्ट्स कि यार ये चीज इतनी बढ़ गई, ये चीज इतनी कम हो गई। विल ट्राई टू कैप्चर दोज पर्टिकुलर आइटम ऑल्सो कि उसकी क्या बात है, उसकी क्या रेलेवेंस है, बट वी कैन नॉट गो बियॉन्ड ए लिमिट। आई होप यू अंडरस्टैंड, क्योंकि उसमें गए तो पूरा इकोनॉमी का कोर्स हो जाए, और वो तो हम में से ना तो कोई नहीं चाहेगा कि पूरा सिर्फ सर्वे पे आपका कोर्स हो जाए। राइट, आर यू विद मी ऑन दिस? तो कुछ चीजें अगर लगे कि बहुत हल्के से बता दिया आपको कि भाई ये कोई फलाना क्वांटिटी है, ये इतनी बढ़ गई है, तो दैट इज मेंट टू बी दैट वे, वी कैन नॉट गो इन डिटेल ऑफ एवरीथिंग। राइट, यू एग्री विद मी ऑन दिस कि हम नहीं जा सकते, है ना? इतना मोटा डॉक्यूमेंट है, इसको पूरा पढ़ाना इज एज गुड एज एनी इकोनॉमी बुक, तो इसको पूरा तो नहीं पढ़ा सकते, है ना? और वन प्रोमिस, मोस्ट प्रोबेबली कल कल आपका पूरा हो जाएगा, वर्स्ट केस सिनेरियो आपका परसों तक जाएगा। आई विल ट्राई टू रैप अप टुमारो, बट आफ्टर दिस क्लास यू आर गोइंग टू गो एंड रीड दिस फुल डॉक्यूमेंट, तभी फायदा। ठीक है, क्योंकि आपको एक बेस बन जाएगा ये पढ़ने का। मोस्ट मेरा एस्टिमेशन ये है कि वी विल एंड अप कवरिंग अराउंड से 60-70% ऑफ, 100% हम कर नहीं सकते, समराइज करके हमारा 60-70% चीजें कवर हो जाए, बट आपको तो पूरा करना। ठीक है, ठीक है जी, करें चालू। चलो, तो पहले तो इकोनॉमिक सर्वे होता ही क्या है। ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे क्या है आपका, एक तरह से रिपोर्ट कार्ड है। क्या है आपका, पास्ट ईयर का इकोनॉमी का रिपोर्ट कार्ड। इकोनॉमिक आपका रिपोर्ट कार्ड क्या रहा, क्या पैरामीटर्स जो हैं आपके, इकोनॉमिक पैरामीटर्स हैं वो कैसे रहे। ठीक है, उस चीजों के अराउंड आपका एक डिटेल रिपोर्ट कार्ड रहेगा, और ये डिटेल बताएगी इकोनॉमिक इंडियाज इकोनॉमी की परफॉर्मेंस कैसी रही
ग्रोथ ट्रेंड कैसे रहे, क्या चैलेंजेस की सेक्टर ने फेस किए, ये सारे एस्पेक्ट रहेंगे। इट इज प्रिपेयर्ड बाय, इस चीज पे आपका कोई एमसीक्यू बन सकता है कि इट इज प्रिपेयर्ड बाय चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, ठीक है। वो कहाँ होते हैं, ये ही वर्क्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर इन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, फाइनेंस मिनिस्ट्री के, ठीक है जी। और इट क्या होता है, ये एक इवोल्व स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है, ऐसा कुछ वो नहीं है कि कंपल्शन है करना ही करना है, ये एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस, ठीक है। दिस इज इवोल्व ओवर विद टाइम, ठीक है। और हमेशा आपका बजट से एक दिन पहले, इसमें जैसे लास्ट ईयर का एग्जांपल लें तो लास्ट ईयर आपका जो फुल बजट है, फुल बजट के साथ पेश होता है। अगर कोई इंटरिम बजट आया है तो उसके साथ ये नहीं आएगा। लाइक इन 2024 आपको अगर ध्यान होगा कि आपका फुल बजट जुलाई में आया, ठीक है। तो 23-24 का जो इकोनॉमिक सर्वे था वो भी आपका जुलाई में आया, ठीक है। बजट के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस हैं, ऑल्दो इकोनॉमिक सर्वे के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, उसको तो कभी भी दे दो, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन तो है नहीं कि इसको कब देना है, कब एक आपका कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ऐसा फाउंडेशन नहीं है आपको अभी प्रेजेंट करना है, बट स्टिल इट वाज रिलीज्ड अलाइंड विद बजट, ठीक है जी। और इट इज नॉट बाइंडिंग ऑन गवर्नमेंट, ओवर टाइम इट हैज बिकम ए स्टैंडर्ड प्रैक्टिस कि एक दिन वो यूनियन बजट से एक दिन पहले करता है, एनालाइज करता है आउटलुक इकोनॉमी क्या है, क्या चैलेंजेस इकोनॉमी फेस कर रही है, और अपने सजेशंस पेश करता है। और इट हेल्प सेट स्टेज फॉर बजट, उसमें क्या गवर्नमेंट डिसीजन होगी, ठीक है, उस तरीके से। लेकिन कुछ भी आपका बाइंडिंग नहीं, ठीक है। इकोनॉमिक सर्वे फोकस ऑन ओवरऑल आउटलुक ऑफ इकोनॉमी, इकोनॉमिक ग्रोथ, वही सारी चीजें हैं आपकी। इट ऑल्सो से रिफॉर्म जो गवर्नमेंट ले सकती है, आप जब रिपोर्ट कार्ड दे रहे हो, परफॉर्मेंस इवेल्युएशन कर रहे हो, तो उसके साथ आप सजेशंस भी देते हो, ठीक है। और कॉन्ट्रास्टिंग टू बजट, बजट तो आपका एक्चुअल जो आप करने हो, ठीक है। और दोनों में जरूरी नहीं है कोई लिंकेजेस हो, इंडिपेंडेंट बॉडी प्रिपेयर कर रही है, इकोनॉमिक सर्वे आपका चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर का ऑफिस कर रहा है, फाइनेंस मिनिस्ट्री एज सच अंडर फाइनेंस मिनिस्टर अलग से आपका बजट प्रिपेयर कर रही है। और चलिए, उसके अलावा सर्वे गिव्स ग्लिम्स, ये सब चीजें एक बार आप गो थ्रू कर लीजिए, जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि सर्वे और बजट में क्या फर्क रहता है, ठीक है। तो इन शॉर्ट, यूनियन बजट इज अबाउट हाउ मनी इज एलोकेटेड फॉर द ईयर अहेड, ठीक है, अगले साल के लिए कैसे मनी एलोकेशन होगा। और सर्वे इज मोर अबाउट अंडरस्टैंडिंग द बिग पिक्चर, हाउ इकोनॉमी इज परफॉर्मिंग एंड वेयर हेडेड एंड व्हाट नीड टू बी चेंज, ठीक है। नॉट लीगली बाइंडिंग, लेकिन ये 50-51 से पेश किया जा रहा है। अंटिल 1964 तक इट वाज पार्ट ऑफ यूनियन बजट डॉक्यूमेंट्स। एक हम आगे देखेंगे, बजट जो होता है खाली एक स्टेटमेंट नहीं होती, एक डॉक्यूमेंट नहीं होता, इट इज सेट ऑफ डॉक्यूमेंट। तो उससे पहले आपका बजट के साथ ही होता था, 64 से इसको अलग किया गया और एक दिन पहले चालू किया गया, ठीक है। तो लीगल बेसिस कोई नहीं है पेश करने के लिए, बट इसको प्रिपेयर करने के लिए कहाँ से आप डाटा कलेक्ट कर रहे हो, उसकी लीगली आपकी लीगलिटी की वो डाटा आप कलेक्ट कर सकते हो, बहुत डाटा रहता है, ठीक है। आज भी हम देखेंगे, ओवर आज और कल में देखेंगे बहुत सारा डाटा है। तो उस डाटा को कलेक्ट करने के लिए बहुत सारी आपके एनेबलिंग प्रोविजंस होने चाहिए, उसके कुछ नाम हैं। यू नेवर नो, आजकल जैसे यूपीएससी का कुछ आ रहा है तो दिस माइट बिकम यूजफुल, इसलिए हमने हल्का सा एक डॉक्यूमेंट, एक लिस्ट देख लिया, ठीक है। प्रोविजंस हैविंग implication ऑन प्रिपेयरिंग आवर इकोनॉमिक्स, ठीक है, जो एक एनेबलिंग एज सच कोई लीगल बाइंडिंग नहीं है। अगेन आई एम सेइंग, इकोनॉमिक सर्वे को पेश किया जाए, कल को गवर्नमेंट डिसाइड करे कि नहीं हम इकोनॉमिक सर्वे नहीं पेश करेंगे, तो नो बॉडी कैन फोर्स गवर्नमेंट टू ब्रिंग आउट एनी इकोनॉमिक सर्वे। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर का हम देख चुके हैं, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है, एक एमिनेंट इकोनॉमिस्ट रहते हैं, अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट जब चाहे अपॉइंट कर सकती है, जब चाहे रिमूव कर सकती है, ये रिजाइन भी कर सकते हैं और फ्रीक्वेंटली होता भी रहता है, ठीक है। तो एज सच देयर इज नो बाइंडिंग ऑन गवर्नमेंट। और जो हमारे अभी इकोनॉमिक एडवाइजर हैं उनका नाम है वी अनंता नागेश्वरन,
नागेश, ठीक है। ये हमारे अभी चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, राइट। सेटल डाउन। चलिए, आप लोग कौन से बैच से हैं? यहां से नहीं, चलिए ठीक। तो अपार्ट फ्रॉम इकोनॉमिक सर्वे, बेसिकली हम क्या है, अभी सिर्फ कुछ चालू नहीं हुआ है, कुछ कंक्रीट डिस्कशन चालू नहीं हुआ है। वी आर जस्ट गिविंग इंट्रोडक्शन अबाउट इकोनॉमिक सर्वे होता है, ठीक है। आप लोग किस स्टेज पे है प्रिपरेशन के? स्टार्टिंग ही है, ओके ठीक, गुड। तो अपार्ट फ्रॉम इकोनॉमिक सर्वे, जो आपके चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर रहते हैं वो क्या करते हैं, उनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है? अगेन विद सर्वे दैट पॉइंट ऑल्सो बिकम्स इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, कि चीफ इकोनॉमिक्स जो आपका एडवाइजर है वो क्या क्या रोल लेते हैं। वो गवर्नमेंट को एडवाइस करते हैं इकोनॉमिक पॉलिसीज पर, मैक्रो इकोनॉमिक मॉनिटरिंग, एंड ये आप देख पा रहे हैं, यू कैन शिफ्ट टू दैट साइड। नहीं, यहाँ से दिस थिंग इज ऑब्स्ट्रक्टिंग द व्यू, आई बिलीव, बाकी इट्स योर कॉल, ठीक है। मैक्रो इकोनॉमिक मॉनिटरिंग फोरकास्टिंग, ये भी उनका रोल है, ठीक है। और कंट्रीब्यूशन टू बजट फॉर्मुलेशन, अपना जो भी उनका डाटा सेट है, अपनी प्रेडिक्शंस है, जो सजेशन है, दैट बिकम्स बेसिस फॉर बजट प्रिपरेशन ऑल्सो। रिप्रेजेंटिंग इंडिया इन इकोनॉमिक फोरम्स, वहां भी रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे G20 समिट्स हो गए, IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक, WTO, इन पे रिप्रेजेंट करते हैं। पॉलिसी रिसर्च पब्लिकेशन एंड सपोर्टिंग गवर्नमेंट पॉलिसी कमिटीज, ठीक है। तो इनका मतलब खाली एक पूरे साल बैठ के इकोनॉमिक सर्वे बनाना नहीं है, बाकी चीजों में भी इन्वॉल्व इस तरह से रहते हैं। बजट्स के रिगार्डिंग हम कुछ प्रोविजन देख लेते हैं, मोस्टली हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, ठीक है। वी विल जस्ट टच अपॉन देम, क्योंकि वो पॉलिटी का पार्ट रहेगा। हम सिर्फ एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखेंगे कि भाई एनेबलिंग प्रोविजन जो है, ठीक है, जो हमें एनेबल करते हैं कि बजट क्यों पेश किया जा रहा है और कैसे पेश किया जा रहा है, राइट। ठीक है जी। तो कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रोविजन है हमारे बजट को लेके, वो हमारे मोटा मोटा आर्टिकल प्राइमरी 110 है, 112 टू 117, ठीक है। 112 सबसे इंपॉर्टेंट है, जो एनेबल करता है कि बजट को पेश किया जाए। बजट का ऑफिशियल नाम हमारा क्या है? एनुअल। आपने पॉलिटी कर ली है? कुछ का हो गया, कुछ का नहीं हुआ, तो जिनका हो गया वो फिर ज्यादा जल्दी कैच कर जाएंगे, ठीक है। तो हम बहुत ही बेसिक चीजों में जाएंगे, बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, ठीक है। तो इसमें क्या रहता है, प्रेसिडेंट की एक्सेंट से और वो आपका पेश किया जाएगा इन बोथ हाउसेस, बिफोर बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। लोकसभा में ओरली किया जाएगा और राज्यसभा में सिर्फ मनी बिल होता है। ये मनी बिल फाइनेंशियल बिल समझते हैं आप लोग, ठीक है। तो मनी बिल होता है आपका बजट या एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो लोकसभा में ही पेश करते हैं। तो इसको लोकसभा में प्रेजेंट किया जाएगा और राज्यसभा में सिर्फ रेटिफिकेशन के लिए जाएगा, जो भी मनी बिल के आपके प्रोविजन, ठीक है। ज्यादा डिटेल में हम अगेन नहीं जाएंगे, ठीक है। और ये क्या करता है, आपका रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर की, गवर्नमेंट का जो भी है उसकी डिटेलिंग रहेगी इसके अंदर, एंड एस्टिमेट्स ऑफ कि कितना टैक्स कलेक्शन होगा, कितना एक्सपेंडिचर होने वाला है, वो सारी चीजें भी इसका पार्ट रहेगी, ठीक है। और आपके कंपोनेंट ऑफ बजट क्या रहते हैं? आर्टिकल 13 के अंदर डिमांड ऑफ ग्रांट्स, जो अलग अलग मिनिस्ट्री, हल्का सा हम बाद में भी देखेंगे, एक स्लाइड इसके लिए रखेंगे, ठीक है, कि जो अलग अलग मिनिस्ट्रीज को रिक्वायरमेंट्स है, जो उनकी डिमांड है, ठीक है, किस पर्टिकुलर मिनिस्ट्री के क्या क्या प्रपोजल्स हैं, उनके ऊपर वोटिंग होती है, उनको अप्रूव किया जाता है, वो आर्टिकल 113 के अंडर आता है, ठीक है। उसके अलावा आपका आर्टिकल 115 में रहता है अप्रोप्रिएशन बिल, जिसमें आपका एक्सपेंडिचर की ऑथराइजेशन रहती है, क्योंकि जो सरकार है वो खर्चा करेगी, ठीक है, किसी भी चीज के ऊपर जो सरकार एक्सपेंडिचर करने वाली है, वो सारा अप्रोप्रिएशन बिल में आता है, और वो आपका रहता है आर्टिकल 114 पे, ओके। एंड सप्लीमेंट्री एंड एक्सेस ग्रांट्स, कि मान लो कुछ अमाउंट जो हमने पास की वो कम रह गई,
उसके अगेंस्ट आपको सप्लीमेंट्री कुछ करना है तो वो प्रोविजंस आपके आर्टिकल 115 में। एंड और क्या रहेंगे, टैक्सेशन एंड रेवेन्यू मेजर्स। बजट मोटा मोटा आपका टैक्सेस के अराउंड ही रहता है। टैक्सेस से आपके क्या होते हैं, रेवेन्यू जनरेट होता है। रेवेन्यू जनरेट करने का आपका सबसे इंपॉर्टेंट मीडियम क्या है, टैक्सेशन। ठीक है, तो टैक्सेशन को लेके जो प्रोविजंस है आपके, वो आर्टिकल 265 में है, विच स्टेट्स दैट कि नो टैक्स शैल बी लेविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। यानी जब तक पार्लियामेंट अप्रूव नहीं करेगी तब तक कोई नया टैक्स नहीं हो सकता। इसका एक एग्जम्पशन हुआ है जब जीएसटी आपका इंप्लीमेंट हुआ है, तो इसको इससे एक अमेंडमेंट करके एग्जम्पशन लेके, क्योंकि जीएसटी का डिसीजन कौन लेती है, जीएसटी काउंसिल लेती है, यू आर अवेयर। ठीक है, तो जीएसटी काउंसिल बनी है, वो सारा रेट वगैरह डिसाइड करती है, क्या किस चीज को जीएसटी के अंदर एम्बियट में लेके आना है, किसको हटाना है, तो वो सारी चीजें। ठीक है, टैक्सेशन के अराउंड ही आर्टिकल 110 है, जो आपका फाइनेंस बिल। ठीक है, हाँ जी। तो आर्टिकल 110 क्या होता है, आपका मनी बिल डिफाइन करता है। ठीक है, और जो जो भी आपके टैक्सेशन प्रोविजंस होते हैं वो आर्टिकल 110 ए के अंडर आते हैं। ठीक है, वो एक मनी बिल का पार्ट है। उसके अलावा आर्टिकल 117 क्या बोलता है, इट स्पेसिफाइज दैट बिल इन्वॉल्विंग एक्सपेंडिचर फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जो भी आपका एक्सपेंडिचर होगा, दैट कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस विदाउट प्रेसिडेंट रिकमेंडेशन। ठीक है, तो वो भी यहाँ आ गया। बजट पेश करने से पहले भी प्रेसिडेंट एसेंट लेना। ठीक है, उसके अलावा पार्लियामेंट स्क्रूटनी होती है, अप्रूव। अभी जो करंटली फेज चल रहा है, इसमें हर बजट प्रोविजन के ऊपर, जैसे बजट आपका 1 फरवरी को पेश हो गया, उसके बाद इन दिस फेज ऑल द बजट प्रोविजंस आर बीन स्क्रूटनाइज्ड। अलग अलग पार्लियामेंट कमेटी बैठी है, वो उसको स्क्रूटनाइज। ठीक है, बजट मस्ट बी पास बाय लोकसभा बिफोर 1 अप्रैल, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर आपका स्टार्ट हो। ठीक है, टू एंश्योर अनइंटरप्टेड फाइनेंशियल ऑपरेशन। इसके अराउंड देखो, दिस इज नॉट, ये बहुत ही हम माइनर कर रहे हैं, जितने पॉलिटी पढ़ चुके हैं उनको पता होगा, इसके साथ बहुत सारी चीजें होती हैं। वी आर नॉट गोइंग देयर, हमें सिर्फ मिनिमम जो पॉसिबल बजट से रिलेटेड चीजें हैं वो डिस्कस करें। उसके अलावा फंड प्रोविजनिंग आर्टिकल 266 भी आपका पब्लिक कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया के बारे में बताता है। आर्टिकल 267 आपका कंटिजेंसी फंड के बारे में बताता है। वी आर नॉट गोइंग इन टिल, जस्ट मेंशनिंग इट। फाइनेंस कमीशन और फाइनेंशियल रिलेशन जो है वो इतना रेलेवेंट नहीं है, क्योंकि ग्रांट्स वगैरह से रिलेटेड जो चीज रहती है, बजट के अंदर ग्रांट से रिलेटेड चीजें भी आपकी रहती है, कि कितना आप स्टेट को ग्रांट दे रहे हो, है ना, तो वो सारी चीजें आपकी कवर होती हैं आर्टिकल 280 एंड 282। ठीक है, और बजट स्टेटस, ये स्टेट को रिगार्डिंग, स्टेट्स, क्योंकि हम तो अभी हमारा जो फोकस रहेगा सेंटर पे ही रहेगा, जस्ट पासिंग रेफरेंस सब डिस्कस कर रहे हैं, तो ये भी बता देते हैं कि भैया स्टेट का जो बजट है उसका एनेबलिंग प्रोविजन आपका 202। ठीक है, आई थिंक दैट इज इट। हल्की सी एक बार जो अब देख लेते हैं हम बजट के साथ जो जो डॉक्यूमेंट हमारे रहते हैं। जो बजट एज सच एक डॉक्यूमेंट नहीं होता है, कंसोलिडेटेड डॉक्यूमेंट नहीं होता, उसके साथ बहुत सारे डॉक्यूमेंट, राइट। तो उनके साथ जो जो डॉक्यूमेंट रहते हैं, दिस इज अ लिस्ट कि किसी एक बजट के साथ क्या क्या आपके डॉक्यूमेंट रहते हैं। ये तो नहीं दिख पा रही हुई चीजें ना, वही नेक्स्ट स्लाइड्स में आपको दिख जाएंगी, थोड़ा जूम इन करके हमने रखा। ठीक है, तो क्या क्या है, पहले 3 है जो कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड। ठीक है, किसी भी बजट के साथ ये 3 डॉक्यूमेंट कॉन्स्टिट्यूशन का मैंडेट है कि ये आपको पेश करना। ठीक है, वो हम देख चुके हैं। ठीक है, आपका एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगी, डिमांड ऑफ ग्रांट्स होगी, एंड फाइनेंस बिल हो गया। फाइनेंस बिल, नॉट फाइनेंशियल बिल। जो पॉलिटी पढ़ चुके हैं डिफरेंस समझ रहे हैं, आप पढ़ चुके पॉलिटी, तो आपका क्या होता है, फाइनेंशियल बिल होता है। कुछ पर्टिकुलर टाइप के फाइनेंशियल बिल क्या होते हैं, मनी बिल होते हैं। ठीक है, बस इससे आगे हम नहीं जाएंगे, हमारा नेचर चेंज हो जाएगा क्लास का, और मुझे आता भी नहीं इससे ज्यादा, मैं इकोनॉमी पढ़ाना। ठीक है,
पढ़ के नहीं आया हूँ, आता तो है बट पढ़ के नहीं आया हूँ, तो मैं कुछ कल पढ़ा दूंगा। चलो ठीक है जी, तो ये आपके हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी, ठीक है। उसके बाद जो एक FRBM करके आपका एक एक्ट है, देखो आई वाज टोल्ड कि कुछ क्रैश कोर्स भी चल रहा है आप लोगों का, कुछ बच्चों का ना, तो इसीलिए फिर मैंने थोड़ा, वी कैन डायरेक्टली कम टू द पॉइंट, बट इन ए वे आपका रिवीजन हो जाए, क्रैश कोर्स, मिनी क्रैश कोर्स, क्रैश का मिनी क्रैश कोर्स हो जाएगा, कि कुछ कुछ चीजें आपकी रिवाइज हो जाए, एटलीस्ट जो की चीज है, ठीक है। तो मैंडेट जो है बड़ा अजीब सा हो गया इस क्लास का, एक तो मिक्स ग्रुप है ना, किसी का कोई कोर्स चल रहा है, किसी का कोई कोर्स चल रहा है, आई एम नॉट अवेयर कौन, और आप तो जैसे कंप्लीटली आप, सागर सर ने भेजा आपको, हाँ, तो एक कंप्लीटली काफी मिक्स है, तो कहीं पे लगे कि यार जरूरत से ज्यादा चीजें हो रही है और कहीं लगे यार कुछ चीजें छोटी हो रही हैं, तो प्लीज बियर विद मी, ठीक है। एट द एंड ऑफ द डे जो हमें प्रोविजंस है वो हम ढंग से करेंगे, ये सब चीजें अगर लग रहा है टाइम वेस्टेज है तो कोई नहीं, शायद किसी के लिए काम किया। सो FRBM एक्ट आपका 2003 में आया था, पर्पस क्या था उसको लेके आने का, फाइनेंशियल फिजिकल डिसिप्लिन लेकर, ठीक है, क्योंकि इट वाज ऑब्जर्व आफ्टर, जब 1991 वाले हम रिफॉर्म्स लेके आए थे, तो उसके बाद से हमारा ड्यू टू वट एवर रीजन फिजिकल डिसिप्लिन नहीं आ रहा था, जो हमारी कुछ टर्म्स हैं, फिजिकल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, पता है सबको? एनीवन हु नीड्स अ रिवीजन ऑन दिस? नहीं है ना? चलो, यू वांट टू रिविजिट इट? चलो जो कर ले, चलो बताओ कोई आता है तो, फिर जो मना कर रहे हो उसमें कोई बता दो प्लीज, फिजिकल डेफिसिट क्या होता है, बताओ भाई। अरे मना कर रहे हो तो यही होगा ना कि आता है तभी मना कर रहे हो, बताओ बताओ जल्दी करो यार, इतना फिर तो भाई, मैक्सिमम शिवरात्रि तक का टाइम है, ठीक है, जिंदगी में और भी बहुत काम है। हाँ जी बताओ बताओ। तो रेवेन्यू डेफिसिट और फिजिकल डेफिसिट में क्या फर्क है? देखो रेवेन्यू डेफिसिट क्या है, देखो दो मेन है, रेवेन्यू डेफिसिट और फिजिकल डेफिसिट। अच्छा इसके साथ तो वो भी बताना पड़ेगा ना कि आपका कैपिटल रेवेन्यू में फर्क समझते हो, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, हाँ जी, ओके, हाँ, अब नहीं पूछने वाला मैं, क्या बताना, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसिप्ट, और क्या होता है आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल रिसिप्ट, ठीक है। रिसिप्ट क्या होता है, जो आपकी अर्निंग है, एज सिंपल एज दैट, कि आपको जो रिसीव होगा, और एक्सपेंडिचर क्या है, जो आपका एक्सपेंडिचर है, खर्चा है जो आपका, उसकी दो वैरायटी होती है, दोनों के लिए, रेवेन्यू और कैपिटल। रेवेन्यू जो आपका रिकरिंग होता है, रिकरिंग मतलब आपकी सैलरी हो गई, ठीक है, आपकी सैलरी होगी, वो आपको मिलती रहेगी, उसमें कोई नई बात नहीं है, आपको कोई EMI नहीं है, वो आप पीरियोडिकली पे करते रहोगे, तो एनुअल अर्निंग है, गवर्नमेंट की अर्निंग है, जैसे आपका टैक्स कलेक्शन, हर साल टैक्स आता रहे, उसमें कोई नई चीज नहीं है, ठीक है, उसको कुछ एक्सपेंडिचर करते रहना पड़ेगा, सैलरीज पे करनी होगी एम्प्लॉइज की, तो ऐसा जो होगा वो आपका होगा रेवेन्यू टाइप का, ठीक है, रेवेन्यू का एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसिप्ट। रेवेन्यू की टेक्निकली बोला जाए तो ये नॉन लायबिलिटी फॉर्मिंग होता है, इसके नॉन लायबिलिटी की आपको वो पे कर रहे हो तो आप कोई एहसान भी नहीं कर रहे हो, और आपको रिसिप्ट मिल रही है तो कोई आप पे एहसान नहीं।
वो आपकी ओब्लिगेशन थी, ठीक है, क्योंकि ये रिकरिंग है, आपको पे करना है। बट कैपिटल जो होता है वो होता है वन टाइम, वन टाइम में कुछ स्पेशल होगा, उस साल कुछ नया होगा, ठीक है। कैसे, आपने कोई कंपनी बेच, गवर्नमेंट ने लेट से कोई गवर्नमेंट पीएसयू बेच दिया, तो वन टाइम है वो, हाँ मतलब हर साल अलग कोई बेचेंगे, लेकिन जिसको बेच रहे वो अपने आप में एक वन टाइम एक्सपेंडिचर होगा, या वन टाइम रिसिप्ट होगा, या वन टाइम आपका एक्सपेंडिचर होगा, ठीक है। ऐसे जो होंगे, और उसके अगेंस्ट क्या होगा, कुछ ना, या तो आपके एसेट्स कम होंगे या लायबिलिटी बढ़ रही होगी। जब हम एक्सपेंड वो इनकम की बात, जब हम कैपिटल रिसिप्ट की बात कर रहे हैं, यानी कुछ पैसा आपके पास आया है, तो उसके अगेंस्ट आपको कुछ लायबिलिटी झेलनी पड़ेगी, यानी आपको फ्यूचर की ओब्लिगेशन, ठीक है, या आपका कोई होगा। जैसे हमने भी बोला कि कोई आपने पीएसयू बेच दिया, जब आपने पीएसयू बेचा तो उससे इनकम आई है, तो उसको हम बोलेंगे कैपिटल रिसिप्ट। लेकिन उसके वो जो पैसा आया है आपका, क्या हुआ, आपका एक एसेट भी तो कम हो गया ना, ठीक है। या आपने लोन लिया है, ठीक है, वो भी वन टाइम है, ऐसा नहीं है हम साल दर साल लेते हैं, लेकिन किसी पर्पज से हमने वन टाइम लिया है, ठीक है। तो जब हमने लोन लिया है वो आपका क्या होगा, कैपिटल रिसिप्ट होगा, लेकिन उसमें क्या है, लायबिलिटी भी हमारे सिर पे आ गई कि हमें उसको रीपे करना है, ठीक है। तो ये मोटा मोटा दो डिस्टिंक्शन आपके रेवेन्यू और कैपिटल, ठीक है, क्लियर है। तो इसमें हम आते हैं, तो रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, रेवेन्यू रिसिप्ट एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में जो मिसमैच है। भाई कोई भी आप इकोनॉमी सोचो, आपके घर की भी इकोनॉमी, आपकी पर्सनल का भी जो खर्चा हो रहा है वो भी इकोनॉमी मैनेज कर रहे हो, तो आप कुछ कमा रहे होगे और कुछ खर्च कर रहे होगे। आइडियल स्टेट क्या होता है, जितना कमाओ उतना ही खर्चो। अगर आप ज्यादा कमा रहे हो और कम खर्च रहे हो तो आपका कुछ सरप्लस हो जाएगा, और जब आप ज्यादा खर्च कर रहे हो और कम कमा रहे हो तो आपका क्या हो जाएगा, डेफिसिट हो जाएगा। वही आपका इकोनॉमी के साथ, ठीक है। तो ये जो होगा, रेवेन्यू क्या है आपका, ये एक तरह से आपका इकोनॉमी मेंटेनेंस टाइप की चीजें होती है, कि आपको डे टू डे आपको सैलरी देनी है लोगों को, ठीक है, आपको टैक्स कलेक्शन है, तो वो मैच होना चाहिए, ठीक है। आपका एनुअली रिकरिंग खर्चा है, ठीक है, जो जो आपका बैलेंस होना चाहिए। तो वो इसमें जो गैप है, इसमें जो गैप है, यानी जितना एक्सपेंडिचर आपका आपका रेवेन्यू से ज्यादा है, रेवेन्यू नहीं सॉरी रिसिप्ट से ज्यादा है, वो होगा आपका रेवेन्यू डेफिसिट, ठीक है जी। और कैपिटल में क्या आ जाता है जी, फिजिकल डेफिसिट में क्या आ जाता है, फिजिकल डेफिसिट में आपका टोटल एक्सपेंडिचर माइनस, बताओ, टोटल रिसिप्ट। अब हम कुछ नहीं देख रहे हैं कि वो कौन से टाइप की है, ठीक है, वो रेवेन्यू है या कैपिटल है, ठीक है। टोटल रिसिप्ट और डन, बस बोरोइंग हटा के, सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो वही है, एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, ठीक है। नेचुरली हम बोरोइंग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें फिजिकल डेफिसिट को मैनेज करना है। कोई भी इकोनॉमी नेगेटिव में नहीं चल सकती, राइट। आई होप यू एग्री ऑन दिस, कि कहीं ना कहीं से जो आपका खर्चा है कहीं से तो करोगे ना, तो वो आपको बोरोइंग करनी पड़ती है। एट द एंड ऑफ द डे टोटल एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू टोटल रिसिप्ट होगा किसी एक साल में, क्योंकि हम जो मिसमैच है वो बोरोइंग से पूरा कर दो, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे बोरोइंग को हटाना बड़ा जरूरी हो जाता है, ठीक है, इसलिए बोरोइंग को हटाना बड़ा जरूरी है। तो ये हमारा हो गया फिजिकल डेफिसिट, और ये हमारा हो गया, हम आए कहाँ से थे, हाँ यही बताने आए थे ना, हो गया क्लियर, ठीक है, क्लियर है आपको, कोई डाउट। देखो इकोनॉमी ऐसा सब्जेक्ट है, वन थिंग लीड्स टू अनदर, तो जो जहां पे कंफ्यूजन हो वहीं पे क्लियर कर लो, वरना पाइलोन होती रहेंगी चीजें, ठीक है जी। हमारे पास 3 दिन है, उससे बहुत जल्दी नहीं है, हमें लंबी क्लास कर सकते हैं, आज तो हमारे पास टाइम बाउंडेशन है, कल हम लंबी क्लास कर सकते हैं।
तो एफआरबीएम क्लियर है? नहीं, एफआरबीएम हमने बताया था। एफआरबीएम में हमें फिजिकल डिसिप्लिन लाने के लिए फिजिकल डेफिसिट और रेवेन्यू डेफिसिट पे कंट्रोल करना, ठीक है, जो हमने डेफिनेट डिफाइन कर दिया फिजिकल डेफिसिट रेवेन्यू डेफिसिट। तो रेवेन्यू डेफिसिट पे लीगली क्या प्रोविजन से हमें था कि हमें इसको जीरो करना है, ठीक है। जीरो मतलब इसको डिटरमाइन किसमें करते हैं? परसेंटेज ऑफ जीडीपी में बोलते हैं, ठीक है, परसेंटेज ऑफ जीडीपी। कितना आपका एक्सपेंडिचर और रिसिप्ट गैप आ रहा है, वो परसेंटेज ऑफ जीडीपी के टर्म्स में हम रिप्रेजेंट करते हैं। और एफआरबीएम एक्ट के अंदर हमें डिटरमाइन किया था कि गवर्नमेंट को जीरो करना है, बट जब आया था तब 2008-9 था, लेकिन पीरियोडिकली इसको एक्सपेंड करते आए, ठीक है। और फिजिकल डेफिसिट को हमें कितना करना था? बताओ। अरे 3% भाई, ठीक है, 3% करना था पहले, 2008-9 तक करना था, लेकिन कभी फाइनेंशियल क्राइसिस आता है, कभी कोविड हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, तो आज तक नहीं हो पाया है। स्टिल वी आर ट्राइंग। अभी जो बजट वगैरह आया आपका, उसमें एक फिगर दे रहे हैं 4.6% के आसपास। खैर वो जब हम बजट पे आएंगे तब देखेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर, इस प्रोविजन के अंदर एफआरबीएम और एक और विद टाइम धीरे धीरे इसमें ऐड किया गया था, एक और क्या किया है, डेट टू जीडीपी रेशो भी इंक्लूड किया ना अब इसमें, कि सेंट्रल गवर्नमेंट का जो डेट है टू जीडीपी, उसको भी कितना 40% तक हमें करना। तो ये भी अब एफआरबीएम का टारगेट है। तो इन सब चीजों के लिए अब ऐसे थोड़ी ना अंधा टारगेट दे दिया तो कुछ दिखाना ही पड़ेगा ना कितना चल रहा है। तो उस प्रोविजंस के अंडर आपके ये 3 डॉक्यूमेंट्स भी बजट के साथ पेश करने, ठीक है। जो मैंडेट किए, पहले 3 किसने मैंडेट किए थे? कॉन्स्टिट्यूशन ने मैंडेट किए थे। और जो हमारा एफआरबीएम एक्ट है, उसने मैंडेट क्या किए हैं? ये 3 डॉक्यूमेंट हमें मैंडेट, ठीक है। हल्का सा इसके बारे में आगे देखेंगे, ठीक है, जब थोड़ा थोड़ा करके देखें। और बाकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपके, ये एक लिस्ट है, वो सिर्फ एक्सप्लेनेटरी टाइप के रहे, ठीक है, कि बजट के अलग अलग प्रोविजंस हैं उनके बारे में एक्सप्लेनेटरी टाइप के रहते हैं, ठीक है। एक्सपेंडिचर बजट, उनका थोड़ा डिटेलिंग है, ग्रोसरी की तरह मांग, ठीक है। बजट एट ग्लांस, मेमोरेंडम एक्सप्लेनिंग, ठीक है। आउटपुट, ये वाला जो है ना, हाँ ये वाला, इसमें स्कीम्स को लेके बड़ी अच्छी डिटेलिंग, अराउंड 150। आप लोग ये देखना, ये वाला डॉक्यूमेंट हम नहीं कवर करेंगे, उसको क्लास में नहीं करेंगे, बहुत थोड़ा बल्कि है, बट इसमें जो भी आपकी स्कीम चल रही है ना, उसमें कितना आपका आउटपुट आउटकम समझ रहे हो? फ्रेमवर्क, आउटपुट आउटकम फ्रेमवर्क समझते हो? अब आप जस्ट स्टार्ट कर रहे हो आप लोग, ओके, चलो चलो विल ट्राई टू जितना कवर कर सके, ठीक है। आउटपुट क्या होता है कि भैया जो आपने स्कीम लेके आई उससे क्या क्या आपने जो मेजरेबल आउटपुट होते हैं, ठीक है। और आउटकम क्या होगा उससे, जो ब्रॉडर इकोनॉमी में जो बेनिफिट्स आपके, ठीक है, वो आपके, जैसे आपने स्कूल खोला, ठीक है, कहीं स्कूल, कोई कोई गांव था जहाँ स्कूल नहीं था, आपने स्कूल खोला, गवर्नमेंट ने स्कूल खोला, तो उसमें जो एनरोलमेंट कितने आ गए, बच्चे कितने एनरोल हो गए, वो एक तरह से आउटपुट हो गया। आउटकम जो है कि लिटरेसी लेवल्स वगैरह कितने बढ़ गए, वो एक तरह से आउटकम, ठीक है। इस तरीके से आप ब्रॉडली मेजर कर सकते, ठीक है। चले जी आगे चले। हाँ तो एक बार हल्का सा देख लेते हैं, रिपीट एट द रिस्क ऑफ रिपीटिंग। आर्टिकल जो था हमारा एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आर्टिकल 112, ठीक है, क्या प्रेजेंट करता है? रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर अंडर कंसोलिडेटेड, इन तीनों के अंदर जो रहेगा ये रहेगा। डिमांड ऑफ ग्रांट्स जो है आपकी पर मिनिस्ट्री, क्या क्या डिमांड्स है ये हम देख चुके हैं, ठीक है, फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं इस चीजों को। इसमें क्या है, डिमांड ऑफ ग्रांट क्या है, ये भी किस मिनिस्ट्री को क्या क्या पैसा मिलने वाला है, क्या डिटेलिंग है, इस पर वोटिंग होती है, एक्सेप्ट वन थिंग विच इज कॉल्ड चार्ज एक्सपेंडिचर। चार्ज एक्सपेंडिचर नाम की एक चीज होती है, जो इसका ही डिमांड ऑफ, बेसिकली जो भी कंसोलिडेटेड से पैसा निकलता है उसके ऊपर, हमने अभी देखा था, उस पर पार्लियामेंट का अप्रूवल जरूरी है, ठीक है। इस वाले डिमांड ऑफ ग्रांट में क्या है, वही सब चीजें हैं कि आपको एक्सपेंडिचर करना है, इतना पैसा डिफेंस मिनिस्ट्री को दे रहे हो, इतना रेलवे को दे रहे हो,
ये सब आपके प्रोजेक्ट्स रहते हैं। कल परसों हम देखेंगे भाई कोई मखाना बोर्ड एस्टेब्लिश कर रहे हो, कुछ 1000 करोड़ लगेंगे, तो आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा कि भाई इतने करोड़ों रुपए हम दे दें। तो वो सारी चीजें आपकी डिमांड ऑफ ग्रांट्स में आ जाती है, जिसका अप्रूवल लेना पड़ता है लोकसभा से। जब अप्रूवल लेते हैं तो ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग उसको कम भी किया जा सकता है, ठीक है, वो आप पॉलिटी में पढ़ोगे, वहां हम नहीं जा रहे, वो कम भी किया जा सकता है, एक्सेप्ट इन चीजों को जो चार्ज एक्सपेंडिचर हो। चार्ज एक्सपेंडिचर कौन से होते हैं? जो डायरेक्टली कंसोलिडेटेड ऑफ फंड से पे किए जाते हैं और जिनके लिए लेजिस्लेशन की अप्रूवल नहीं की होती, जैसे प्रेसिडेंट की सैलरी, चीफ जस्टिस की सैलरी, ठीक है, और जो हमारी फिक्स है, ठीक है, चेयरमैन यूपीएससी की सैलरी, जो डेट चार्जेस है गवर्नमेंट के, जो इंटरेस्ट पेमेंट है कहीं एक्सटर्नली आपको पे कर, तो ऐसी चीजें हैं जो हमें बाइंडिंग है, ठीक है, वी कैन नॉट पुट ए कंडीशन, वी कैन नॉट अमेंड, ठीक है, आप प्रेसिडेंट की सैलरी नहीं चेंज कर सकते, ठीक है, बाय पार्लियामेंट। तो वो सब चीजें आपकी पेंशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जजेस, ये सब चीजें आपकी चार्ज एक्सपेंडिचर होती है, उन पे वोटिंग नहीं है। पॉलिटी क्लास ज्यादा लग रही है अभी, है ना, कोई नहीं, आएगा, अच्छे दिन आएंगे। फाइनेंस बिल, फाइनेंस बिल हम देख चुके हैं कि आपका टैक्सेशन प्रपोजल जो है वो सारे फाइनेंस बिल में रहते हैं। ये एक मनी बिल होता है और मनी बिल की डेफिनेशन आपको आर्टिकल 110 के अंदर मिलेगी। मनी बिल का हल्का सा प्रोविजन वही है कि इसको कौन मनी बिल बोलता है, मनी बिल है या नहीं है, वो उसमें आपका स्पीकर का रोल रहता है, ठीक है। इसके अराउंड काफी कंट्रोवर्सीज भी रही है पास्ट में, जब आप पॉलिटी देखोगे तो आपको पढ़ाएंगे उसको डिटेल में, ठीक है। बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है ये, पॉलिटी पॉइंट ऑफ से, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ से इंपॉर्टेंट, बट एट द एंड ऑफ द सब एक ही है। हाँ, बाकी उसके बाद क्या थे आपके ये एफआरबीएम वाले प्रोविजन, ठीक है, एफआरबीएम वाले मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट, जिसमें हम कि भाई हमारा फिजिकल डिसिप्लिन वगैरह मेंटेन हो रहा है, उसके अराउंड जो डॉक्यूमेंट्स है उसमें से ये पहला है। इसमें क्या रहेगा, दिखाएंगे ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स क्या है। बेसिकली ये क्या होता है, गवर्नमेंट के ऊपर बाइंडिंग से हो जाते हैं, एक डिसिप्लिन आ जाएगा, भाई आपको ये चीजें आपको एक्सप्लेन करनी है, आपको पार्लियामेंट को पेश करनी है, ठीक है, कि आपका जो मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क है वो सही से काम कर रहा है नहीं, ठीक है। एफआरबीएम का यही ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। तो उसके अराउंड ये सब चीजें आपकी रहती है। एक दिखा देते हैं भाई ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स कैसे है, ठीक है, और फिजिकल बैलेंस वगैरह आपका क्या है, ट्रेंड क्या चल रहा है, एक्सपेक्टेड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का ट्रेंड क्या चल रहा है, ठीक है, एक्सटर्नल सेक्टर का बैलेंस, ये पीपीटी आपको मिल जाएगी, बहुत ज्यादा रेलेवेंट नहीं है, बस इसलिए मैं थोड़ा क्विकली गो थ्रू कर रहा हूँ इसमें, ठीक है। और एक्सटर्नल सेक्टर बैलेंस क्या है, इन्फ्लेशन मॉनिटरी पॉलिसी आउटलुक क्या है, पॉलिसी स्टांस इकोनॉमिक स्ट्रेटेजी क्या है, ये सब चीजें आपकी स्टेटमेंट में रहती है, ठीक है। एग्जाम बियर विद मी, ये ज्यादा रेलेवेंट नहीं है, सिर्फ स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है कि कौन सी स्टेटमेंट एफआरबीएम के अंडर आपकी होती है, ठीक है, बस एक आपको आइडिया होना चाहिए ऐसा कुछ होता है। उसके बाद मिड टर्म फिजिकल पॉलिसी कम फिजिकल पॉलिसी स्ट्रेटेजी स्टेटमेंट जो होती है, ये भी एफआरबीएम वाला डॉक्यूमेंट है, और इसमें दो डॉक्यूमेंट रहते हैं, दो कंपोनेंट है। इसका क्या है, 3 ईयर रोड मैप पेश करता है, 3 ईयर रोड मैप आपका पेश करता है। सब चीजें आप पे गवर्नमेंट पे बाइंडिंग की तरह है, कि आपको पहले ही दिखाना पड़ेगा कि भाई आप क्या प्लान कर रहे हो, आपकी फिजिकल मेंटेनेंस वगैरह सब ढंग से कर रहे हो, ठीक है। तो उस ऑब्जेक्टिव के अंदर ये सब चीजें पेश करनी पड़ेगी, ठीक है, और कोई रेलेवेंस नहीं, कि गवर्नमेंट शुड मेंटेन इट्स फिजिकल डिसिप्लिन, वो ऑलरेडी आपको बता देगी कि 3 साल तक आप कैसे एक्सपेंडिचर मैनेज करोगे, कैसे अपना रेवेन्यू मैनेज करोगे, ठीक है। तो एक सेंस ऑफ डिसिप्लिन लाने का पर्पज है। So for the government fiscal management and outlines the fiscal policy strategy to achieve sustainability and macroeconomic stability, ठीक है। ये फिजिकल पॉलिसी का बड़ा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है हमारा, ठीक है। तो जो दो डॉक्यूमेंट है, दो कंपोनेंट है, उसमें क्या है, मीडियम टर्म फिजिकल पॉलिसी स्टेटमेंट एक रहेगी और एक फिजिकल पॉलिसी स्ट्रेटेजी स्टेटमेंट, दोनों ही आपकी जो क्या आप टारगेट करो, कैसे गवर्नमेंट फिजिकल पॉलिसी आपकी मैनेज कर दे, उसके अराउंड आपका सब रहेगा, ठीक है जी। तो मीडियम टर्म वाली में क्या क्या चीजें होगी, जैसे आपकी रेवेन्यू डेफिसिट टारगेट्स आपके क्या होने वाले,
ये गवर्नमेंट को पेश करना रहेगा। फिस्कल डेफिसिट टारगेट आपके क्या होने वाले हैं, ठीक है, और टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू है उनकी प्रोजेक्शंस क्या होने वाली हैं, ठीक है। एक्सपेंडिचर ट्रेंड क्या है, एस्टिमेट क्या रहेंगे आपके कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ओवर मीडियम टर्म, क्या आपके ट्रेंड होने की क्या हुआ, क्या आपकी स्ट्रेटेजी है। थोड़ा देखो बोरिंग होने वाला है, आई टोल्ड इन द स्टार्टिंग, थोड़ी बोरिंग होने वाली चीजें। आप प्रॉपर मॉनेटरी पॉलिसी वगैरह पढ़ोगे तो थोड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा। ये चीजें थोड़ी बोरिंग हो, वैसे ही पॉलिटी पढ़ा रहे हैं हम, इकोनॉमिक्स थोड़ी ना पढ़ा रहे हैं, ठीक है। और फिस्कल पॉलिसी स्ट्रेटेजी आपकी वो भी आपकी इसमें साथ रहेगी, ठीक है। स्ट्रेटेजी आपकी क्या ट्रेंड रहने वाली, क्या आप टारगेट रहने, चलो जी तो स्किप करते हैं अगर बोरिंग चीजें लग रही है। पाथ फॉर फिस्कल कंसोलिडेशन की कैसे, इट आउटलाइन क्या है, चलो जल्दी आते हैं फिर वहां पे, इसके बाद कुछ बचा, हाँ ये आगे चीजें थोड़ी काम की चीजें ये है कि पहले जो बजट था हमारा बहुत सालों तक ये पेश होता था, आपका बजट जो प्रेजेंटेशन है, बजट जो स्पीच है, वो होती थी 5 बजे लास्ट वर्किंग डे ऑफ फेब्रुवरी, बहुत सालों तक, टिल 98 तक शायद, हाँ टिल 98 तक। क्यों, क्या लॉजिक हो सकता है, इंग्लैंड के टाइम, क्योंकि हमारे आका तो अंग्रेज थे, ठीक है, तो वो जो चल रहा था कॉलोनियल हैंगओवर जो था वो 98 तक चला था आपका 5 बजे, क्योंकि जब 5 बजे पेश करें तो इंग्लैंड में सुबह हो जाएगी, बट इन 98 इट वाज चेंज और ये 11 बजे किया, ठीक है, उसके बाद से अब 11 बजे हो रहा है। दूसरा जो चेंज हुआ था डेट, पहले करते थे इसको लास्ट वर्किंग डे ऑफ फेब्रुवरी, ठीक है, कब तक किया ये 2016, उसके बाद हम 1 फरवरी पे किया। कोई एनी रीजन, कोई लॉजिक कुछ, मतलब ऐसे ही थोड़ी ना किया होगा बस बंद करके। पहले तो समझ में आता है कि वाई वी आर स्टिल लिंक विद इंग्लैंड। दूसरे का रीजन ये था क्योंकि आपने अभी देखा कि 1 अप्रैल तक आपको अप्रूव करना है बजट, ठीक है, तो आप लास्ट वर्किंग डे ऑफ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या है, आपका बजट नेचुरली एक्सपेंड भी हुआ है, उसमें कॉम्प्लिकेशन बढ़ी है, उसमें क्लोजेस बढ़े हैं, आर्टिकल जो भी है, मतलब उसका वॉल्यूम जो है वो बढ़ गया, तो अप्रूवल के लिए टाइम जो चाहिए वो भी आपका टाइम आपका मुश्किल है। अगर आप लास्ट वर्किंग डे ऑफ फरवरी को रिप्रेजेंट कर रहे हो, प्रेजेंट कर रहे हो, तो आपके पास 1 महीने का ही पीरियड रह जाता है, जो समटाइम्स इट बिकम डिफिकल्ट टू पास द बिल, उस पर प्रॉपर डिस्कशन भी नहीं हो पाता, ठीक है। तो उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए 1 फरवरी ये 2017 के बाद से 1 फरवरी को, ताकि आपके पास 2 महीने रहे, प्रॉपर डिस्कशन हो सके, डिबेट हो सके, ठीक है, तो वो हुआ चाहिए। जब बजट पेश करना होता है तो उस बेसिकली पहले होता था सब पेपर वाला होता था, पेपर में बजट होता था, पेपर एज इन फिजिकल, जैसे आप, तो इनिशियली बहुत सेंसिटिव डॉक्यूमेंट होता है, क्योंकि उसमें किस आइटम में आप आ रहे हो, किसमें कम कर रहे हो, उसका इकोनॉमी के अलग अलग सेक्टर पे अलग अलग इम्पैक्ट है। अब मान लो मोबाइल फोन के ऊपर टैक्स बढ़ा रहे हो, ठीक है, गाड़ियों पे टैक्स कम कर रहे हो, तो उसका उनके प्राइसेस, इकोनॉमी, उन इंडस्ट्रीज पे इम्पैक्ट आता है। और वो बड़ी, अगर मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू देखे, जैसे शेयर मार्केट है, इन्वेस्टमेंट मार्केट है, उनके लिए बड़ी की इंफॉर्मेशन हो जाती है, तो अगर किसी को लीक हो जाती है पहले तो उसको मैन्युपुलेट, ठीक है, उसको बहुत, और सीक्रेसी इतनी होती है कि जो बनाने वाले हैं उनको नॉर्थ मिनिस्ट्री है पे कुछ है नीचे, बहुत ज्यादा डिटेल तो मुझे भी नहीं पता है, उनको अलग से लॉक कर दिया जाता है, ठीक है, जो ऑफिसर्स कंसर्न होते हैं, और जब उसकी प्रिंटिंग चालू होती है और उनको अलग से, मतलब वो कहीं किसी बाहर से किसी को कम्युनिकेट करना कुछ भी अलाउड नहीं, ठीक है, तो वो होता है आपका एक लॉक इन पीरियड। पहले आपका कई हफ्तों में होता था, अब धीरे धीरे जैसे अब डिजिटल हो गए, आपको प्रिंटिंग नहीं है ना, आप टैबलेट पे लेके आते हैं, आपके पीडीएफ पे रहते हैं, तो आजकल ये 1 हफ्ते से भी कम हो गया, लेस देन 1 वीक हो गया पीरियड, कि जब तक बजट प्रेजेंट नहीं हो जाएगा दे विल नॉट इंटरेक्ट विद आउटसाइड वर्ल्ड, इवन विद देयर फैमिली, ठीक है, जो ऑफिसर्स इन्वॉल्व है। जब ये जो प्रोसीजर चालू होता है उससे पहले एक होती है हलवा सेरेमनी, एक ट्रेडिशनली जो होता है ना, कुछ मिठाई के साथ कुछ चालू किया जाए, ठीक है।
तो हलवा सेरेमनी, जस्ट एमसीक्यू में, यू नेवर नो कब इसका, देखो स्टूपिड लग रहा हो लेकिन जिस दिन पेपर में आ गया तो खुश हो गए तुम, मुझे तो खैर क्या ही फायदा होगा। और 2021 ऑनवर्ड्स ये आपका पेपरलेस बजट, ठीक है, कि अब टैबलेट पे होता है और सारा पीडीएफ होता है, उसकी प्रिंटिंग, ठीक है। अब हम कुछ की टर्म्स और कंसेप्ट देख लेते हैं बिफोर गेटिंग इनटू, वही मैंने बोला था 1-1.5 घंटा लगेगा हमें सही चीज पे आने पे। की टर्म है आपको समझने के लिए प्रोविजंस को, अगर हम सीधे उसमें घुस जाएंगे तो आपको शायद दिक्कत होगी, कभी मैं इंडस्ट्री कर रहा हूँ, कब सर्विस कर रहा हूँ, कब मैन्युफैक्चरिंग करता हूँ, मुझे भी बड़े दिनों बाद समझ में आया था कब मैन्युफैक्चरिंग की बात हो रही है, कब इंडस्ट्री की बात हो रही है, फर्क क्या है दोनों में, ठीक है। तो वो चीजें हम देख लेते हैं। बेसिकली इकोनॉमी को जब हम स्टडी करते हैं उसको 3 ब्रैकेट्स में हम डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। अलग अलग जो हमारे सेक्टर्स हैं उनको ब्रॉडली 3 एरिया में हम डिवाइड करते हैं। पहला होता है आपका एग्रीकल्चर, दूसरी होती है इंडस्ट्री और तीसरी होती है सर्विसेज। सुना होगा आपने, ठीक है। उसके क्या क्या कंपोनेंट्स है? एग्रीकल्चर में आपकी पहली हो जाती है क्रॉप प्रोडक्शन, नॉर्मल जो आपकी फसलें हैं, ठीक है, सीरियल्स वगैरह सारी, चाहे आपकी कैश क्रॉप हो, चाहे आपके सीरियल्स हो, पल्सीज हो, ऑयल सीड्स हो, ये सारे आपके क्रॉप प्रोडक्शन में, ठीक है। अलग अलग जगह पे हम इकोनॉमिक सर्वे जब आप पढ़ोगे, पूरा डिटेल में पढ़ोगे, तो आपको अलग जगह पे अलग अलग टर्मिनोलॉजी, ठीक है। कहीं आपको मिलेगा यार एग्रीकल्चर का तो शेयर 17% कुछ है और क्रॉप प्रोडक्शन का शेयर 11% है, ये क्या चल रहा है? तो ये सब चीजें, सब शेयरिंग होती है, ठीक है। क्रॉप प्रोडक्शन होगी, फिर आपकी फिशरीज होगी, फिशरीज तो आप समझते हो, उसमें इनलैंड हो सकती है, मैराइन हो सकती है, एक्वाकल्चर हो सकता है। फॉरेस्ट्री एंड लॉगिंग समझते हो, ठीक है। फॉरेस्ट्री मतलब जो भी आपका, फॉरेस्ट्री मतलब फ्रूट्स अलग है, फ्रूट्स यहाँ आ चुका है, ठीक है, फ्रूट यहाँ आ चुका है। जो आपका प्लाईवुड के लिए है, जो फर्नीचर के लिए लकड़ी है, वो सारी चीजें आपकी फॉरेस्ट्री एंड लॉगिंग में, ठीक है। हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, सीरिकल्चर, ये सब आपका हॉर्टिकल्चर में आ जाएगा। एनिमल हस्बेंड्री आपका, ठीक है। और आपका एलाइड एक्टिविटीज में जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये एग्रो प्रोसेसिंग, इरिगेशन, ये सारी एलाइड। तो ये आपका एग्रीकल्चर में ये आपकी सब कैटेगरी, ठीक है। आपको कोई भी आप इकोनॉमिक डॉक्यूमेंट देखोगे, इनके अगेंस्ट कुछ ना कुछ आपका रहेगा कि भाई इसमें इतनी ग्रोथ रही, आपका क्रॉप प्रोडक्शन में इतनी ग्रोथ रही, फॉरेस्ट्री में इतनी ग्रोथ रही, ऐसे आपकी अलग अलग कैटेगराइजेशन। तो कंफ्यूज नहीं करना यार, एग्रीकल्चर की कुछ और ग्रोथ रेट थी और मेरी क्रॉप प्रोडक्शन की कुछ और ग्रोथ रेट है, तो ये क्या ड्रामा चल रहा है, ठीक है? उसके बाद आपकी इंडस्ट्री, इंडस्ट्री में आपका सब कैटेगराइजेशन क्या क्या रहता है? मैन्युफैक्चरिंग होती है सबसे की, सबसे बड़ा कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग में रहता है, ठीक है। अगर इंडस्ट्री का शेयर आपका कुछ 20s में चल रहा है, 22 जो भी है, मतलब आई एम जस्ट एक रफ आइडिया के लिए, और मैन्युफैक्चरिंग में आपका अगर 14% के करीब है, इसमें बच्चे बड़े कंफ्यूजन रहते हैं कि कभी 14% हो जाता है, कभी 20% हो जाता है। तो इंडस्ट्री इज ब्रॉडर देन मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग इज ए कंपोनेंट ऑफ इंडस्ट्री, ठीक है। बाकी और क्या क्या कंपोनेंट है आपके? इलेक्ट्रिसिटी, गैस एंड वाटर सप्लाई एक कंपोनेंट है इंडस्ट्री का। कंस्ट्रक्शन, जो भी आपकी रोड वाला हो गया, चाहे बिल्डिंग हो गया, हाईवे हो गया, ये सारे आपके कंस्ट्रक्शन में आ जाते हैं। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जैसे टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल, जो आपका फैक्ट्री वाला हो, फैक्ट्री तो नहीं कहेंगे, जो कुछ प्रोडक्शन आपका कर, ठीक है। और माइनिंग एंड क्वेरिंग, ठीक है, माइनिंग और क्वेरिंग, ये आपका, ये भी इंडस्ट्री का एक कंपोनेंट, ठीक है जी। और सर्विसेज में भी बहुत सारे सब कैटेगरीज हैं, जैसे ट्रेड एंड कॉमर्स, जो आपका जैसे होलसेल है, रिटेल है, ई कॉमर्स है, ये आपका ट्रेड एंड कॉमर्स में आ जाता है। ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स, जिसमें रेलवे, एविएशन, वेयर हाउस, ये सारा आपका ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स में आ जाता है। आईटी एंड टेलीकॉम, जिसमें आपका सॉफ्टवेयर, टेलीकम्युनिकेशन, डाटा सेंटर्स, ये सब आ जाता है, ठीक है। एजुकेशन एंड हेल्थ केयर, जिसमें स्कूल, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल, फार्मास्यूटिकल्स, ये सारी चीजें आ जाती हैं। मिल जाएगी आपको पीपीटी, मतलब दिस विल बी अवेलेबल टू ऑल, आई बिलीव, जैसे भी आपके पास मिलेगी, ठीक है। मतलब इफ यू वांट टू नोट, नो इश्यूज, बट आपको विल मेक श्योर कि मिल जाए। टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी, ये आपका एक सर्विसेज का एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है।
जैसे हम वो कभी कभी आपने देखा हो, जैसे कोविड का इम्पैक्ट हम देखते हैं सर्विसेज में, सर्विसेज पे इम्पैक्ट आया, तो उसमें फिर हम सब कैटेगरी देखते हैं, भैया टूरिज्म पे बहुत ज्यादा आ गया, एजुकेशन पे ऑनलाइन वगैरह चला गया, उन पे वैसे आया है। तो वो जो चीजें हैं, हम सर्विसेज के अंदर भी कोई यूनिफॉर्म नहीं होता, उसकी सब कैटेगरी को वैसे ही हम स्टडी करते हैं। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज एक बड़ा इंपॉर्टेंट है इसका कंपोनेंट, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट, एंड लास्ट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें गवर्नमेंट सर्विसेज, लॉ इन्फोर्समेंट, जुडिशरी, ये सब आपके आ जाते हैं। तो इस तरीके से ये सारे एक बेसिकली जब इकोनॉमी आप स्टडी करोगे तो ये सारे सब कंपोनेंट आपके हम स्टडी करते हैं। फिर आपका आता है जीडीपी और जीवीए। इकोनॉमिक सर्वे में आपको बहुत जगह दिखाई देगा, कई जगह पे दोनों चीजें दिखाई देंगी, जीडीपी भी मेंशन होगा, जीवीए भी मेंशन। दोनों में क्या फर्क है, हल्का सा एक देख लेते हैं विदाउट गोइंग इनटू मच ऑफ डिटेल। जीडीपी क्या है बताओ? टोटल वैल्यू ऑफ, टोटल मॉनेटरी और मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फिनिश्ड गुड्स, ये इंपॉर्टेंट है, फिनिश वर्ड, फिनिश गुड्स एंड सर्विसेज, दोनों प्रोड्यूस विद इन कंट्रीज बॉर्डर्स, चाहे वो कोई फॉरेनर आके प्रोड्यूस कर रहा है, चाहे सिटीजन कर रहा है, इन ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, जिस भी पीरियड की हम बात कर रहे हैं, सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो भी अलग अलग चीजें हमने हाईलाइट की है, कि इंटरमीडिएट गुड्स भी हम काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, और किसी कंट्री का अगर आप कहीं बाहर, कोई इंडियन बाहर जाके कुछ सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, वो भी हम काउंट नहीं करेंगे। वो कब काउंट करेंगे? वो काउंट करते तो क्या हो जाता है आपका जीएनपी। वेरी गुड, कुछ तो चलो अच्छी बात है। और किसी एक पर्टिकुलर पीरियड में होगा, वेल डिफाइंड पीरियड होगा। ठीक है, और वो कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, वो कोई एक मंथ का पीरियड भी हम ले सकते हैं, एक साल का भी ले सकते हैं, अकॉर्डिंगली वो चीज मेंशन होगी आपकी किस पीरियड की जीडीपी की बात हो रही है। वो क्वार्टरली भी हो सकती है। ठीक है, सेवा हो रही है हमारी। ग्रोस वैल्यू एडिशन में क्या आता है, क्या फर्क होता है जीवीए का जीडीपी से? हम मिल बेसिकली होता वही है, एक जीडीपी को कैलकुलेट करने का एक तरीका होता है, बट आप कुछ ऐसी चीजों को हटा देते हो जो रिडंडेंट है, जिनका प्रोडक्टिव कुछ यूटिलाइजेशन नहीं है। आप क्या करते हो, सब्सिडी और टैक्स को हटा देते हो, सब्सिडी को ले आते हो, टैक्स को हटा देते हो। क्योंकि जब आप नॉर्मली कुछ प्रोड्यूस करते हो तो सब्सिडी क्या होती है, सब्सिडी क्या होती है, आपको कुछ सपोर्ट जब गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। ठीक है, जैसे मान लो आप कोई, जैसे मान लो आपने कोई 1,000 रुपए का कुछ गुड प्रोड्यूस किया। ठीक है, वैसे आपको प्रोड्यूस करने के लिए 1,200 रुपए लगने थे, लेट्स से कोई क्रॉप ही प्रोड्यूस की। ठीक है, उसमें यूरिया 200 रुपए की लग रही थी। ठीक है, गवर्नमेंट ने वो फ्री में प्रोवाइड कर दी, तो फाइनली क्या हुआ, उसका मार्केट वैल्यू क्या हुई, हम तो मॉनेटरी टर्म्स में बात कर रहे हैं ना, तो 1,000 हुई। ठीक है, मार्केट वैल्यू क्या हुई, 1,000 हुई। लेकिन जब हम जीवीए की बात कर रहे हैं तो हम उस सब्सिडी को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो वो जो जीडीपी की वैल्यू थी उसमें हम सब्सिडी को ऐड कर देंगे। दूसरी चीज क्या है, आपने चीज तो प्रोड्यूस की थी 1,000 रुपए की। ठीक है, उस पे गवर्नमेंट ने लगा दिया लेट्स से 20% टैक्स, तो मार्केट वैल्यू क्या हो गया, अगेन फिर 1,200 कुछ रुपए हो गया, लेकिन कुछ प्रोड्यूस थोड़ी ना हो उसमें। ठीक है, जो हम जीवीए की बात करते हैं, ग्रोस वैल्यू एडिशन, कोई टैक्स लगाने से वैल्यू एडिशन थोड़ी ना हो रहा है। तो उस चीज को, इस एक्स्ट्रा जो 200 रुपए आया है, उसको हम क्या करते हैं, टैक्स को माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जीडीपी और जीवीए में ये रिलेशन हमारा आ जाता है वही चीज, बस थोड़ा घुमा फिरा के उसको पेश कर दिया। ठीक है, और बेनिफिट क्या, अब जीवीए की तरफ हम ज्यादा शिफ्ट हो रहे हैं विद टाइम। ठीक है, बिकॉज सब्सिडी और टैक्सेस जो है वो एक डिस्टोर्टिंग इफेक्ट है। आप ग्लोबली कंपैरिजन करोगे अपनी इकोनॉमी का, आप ज्यादा टैक्स लगा के आप ज्यादा इकोनॉमी को इन्फ्लेट कर दो, ज्यादा सब्सिडी जितनी दोगे उस आपकी इकोनॉमी को कम करके दिखा रहा है। तो अगर आप ग्लोबली कंपैरिजन करना है तो बेटर इवेल्युएटिंग पैरामीटर विल बी जीवीए।
मेकिंग सेंस? ठीक है, तो जीवी आपका, जीवी प्रोवाइड्स ए क्लियर पिक्चर ऑफ सेक्टर वाइज इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन भी ज्यादा अच्छा हो सकता है और फाइनल मेजरमेंट भी ज्यादा इकोनॉमिक कंपैरिजन के लिए ज्यादा बेटर है और पॉलिसी मेकर्स के लिए भी एक्सेस करने के लिए ज्यादा अच्छा पैरामीटर। तो इसलिए विद टाइम आप जब सर्वे में देखोगे जीवीए ज्यादा मिलेगा। ठीक है, जीवीए आपका विद टाइम ज्यादा। ओहो, काफी लोग कमेंट कर रहे हैं, देखिए 1 year प्रोडक्शन, यस इट्स फैक्ट्री कॉस्ट फैक्ट्री। अच्छा, इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन के देखो बहुत सारे हैं, बहुत सारी सीपीआई कई टाइप की होती है, हम सिर्फ डिस्कस करेंगे जो बेसिक है, जो सबसे ज्यादा यूटिलिटी है। बाय जस्ट स्टडिंग दिस वी आर कवरिंग ओवर 80 to 90% ऑफ इन्फ्लेशन टाइप। ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो आपका सीपीआई चलता है। ठीक है, सीपीआई क्या होता है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है ना। इसमें सब में क्या होता है? बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होती है, बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इसमें। और जब हम डब्ल्यूपीआई की बात करते हैं तो सिर्फ गुड्स होती है, सर्विसेज नहीं होती है। ठीक है, क्लियर है? हेडलाइन और कोर में क्या फर्क है? हेडलाइन और कोर में क्या फर्क है? हेडलाइन तो मैंने, यस वेरी राइट, हेडलाइन में बेसिकली आपकी जो जो हमने बास्केट की बात की थी उसमें आपकी काफी वोलेटाइल जो कंपोनेंट रहते हैं। वोलेटाइल कंपोनेंट से हम क्या मतलब कर रहे हैं? जिनमें प्राइस फ्लक्चुएशन काफी जल्दी होता है, काफी फ्रीक्वेंटली होता है। ठीक है, और उसमें हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज भी ज्यादा रोल प्ले नहीं कर पाती, उसमें काफी सारे एस्पेक्ट होते हैं। ठीक है, जैसे आपका फूड प्राइसेस हो गया और फ्यूल प्राइसेस हो गया। ठीक है, फ्यूल प्राइसेस आप कितना कंट्रोल कर सकते हो? देयर इज ए लिमिट टू विच यू कैन कंट्रोल। अगर ग्लोबल मार्केट में क्रूड का रेट बढ़ रहा है तो आपको वो बढ़ेगा ही। ठीक है, तो ये जो फैक्टर है, जो ये कंपोनेंट है, ये हेडलाइन इन्फ्लेशन का तो पार्ट है, बट दे आर नॉट पार्ट ऑफ कोर इन्फ्लेशन। ठीक है, जब हम कोर की बात कर रहे हैं तो उसमें आपका वोलेटाइल कंपोनेंट्स लाइक फूड प्राइसेस और फ्यूल प्राइसेस इसका पार्ट है। अगेन वी आर डूइंग इट इन ब्रीफली, जस्ट ब्रश अप कर रहे हैं चीजों को, बहुत डिटेल में नहीं जा रहे हैं। ठीक है, इसमें और भी डिटेलिंग होगी, जो पढ़ चुके उनको पता होगा, इसमें और भी चीजें रहती हैं। आपका बेस ईयर रहता है, वो सब भी पढ़ाना बड़ा जरूरी हो जाता है जब आप ये टॉपिक पढ़ा रहे हैं। बट अभी हम सिर्फ चीजों को ब्रश कर रहे हैं, वी आर प्रिपेयरिंग फॉर द फाइनल डॉक्यूमेंट। एक आपका रहता है करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, सुना होगा? करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट में क्या क्या कंपोनेंट रहते हैं आपके? ट्रेड बैलेंसेस यानी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, किसका? गुड्स का। जो आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हो वो रहता है, और सर्विसेज रहती है, सर्विसेज का भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट। ठीक है, और आपके ट्रांसफर एंड रेमिटेंसेस, इंडिया स्पेसिफिक रेमिटेंसेस ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रेमिटेंसेस आप समझते हो? रेमिटेंसेस क्या होते हैं कि जो जो फॉरेन में एनआरआई जो रह रहे हैं वो इंडिया में अपने देश में पैसा वापस देते हैं, वो आपके रेमिटेंसेस हो जाते हैं। ठीक है, ट्रांसफर्स एंड रेमिटेंसेस। तो इसमें करंट अकाउंट डेफिसिट, आपने अखबारों में पढ़ा होगा, करंट अकाउंट डेफिसिट चल रहा है, वो क्या है? इन सब का नेट क्या है? इन तीनों टाइप की चीजों का क्या नेट है? ठीक है, इंडिया में क्या चलता है? नॉर्मली इंपोर्ट ज्यादा होता है विद रिस्पेक्ट टू एक्सपोर्ट, तो इस वाले पॉइंट पे हम नेगेटिव चल रहते हैं ज्यादातर। सर्विसेज में हमारा सरप्लस है, हम एक्सपोर्ट ज्यादा करते हैं, और रेमिटेंसेस तो हमारा लाइफ सेवर है ही, ऑलमोस्ट 1000 करोड़ से भी, सॉरी 1000 बिलियन $100 बिलियन से भी ज्यादा है,
और जो इकोनॉमिक सर्वे में फिगर इस बार वो तो ऑलमोस्ट 125 की है, जब आएगी तब हम देखेंगे। ठीक है, तो एट द एंड ऑफ द कैलकुलेशन साइकिल आपका ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है उससे डिपेंड करता है कि आपका करंट अकाउंट सरप्लस है या डेफिसिट है। ठीक है, पैरेलली आपका चलता है कैपिटल अकाउंट। पैरेलली क्या चलता है आपका? कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में क्या क्या रहता है आपका? एफडीआई और एफपीआई। एफडीआई एफपीआई में क्या फर्क होता है? वो भी है, अब वो डेफिनेशन आ गई है। और एक लेमैन टर्म में क्या बोलते हैं कि थोड़ा फाइनेंशियल एसेट्स में ज्यादा रहता है आपका एफपीआई। एफडीआई जो रहता है आपका प्रॉपर इन्वेस्टमेंट ऑन ग्राउंड रहता है, हार्ड स्ट्रक्चर क्रिएट होते हैं, तो उसके अगेन विल जस्ट टच अपॉन दिस थिंग। तो एफडीआई एफपीआई आपका कैपिटल अकाउंट में रहेगा। उसके अलावा जो आप एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग करते हो, लोन्स लेते हो, ठीक है, और एनआरआई डिपॉजिट्स जो होते हैं वो सारे आपके कैपिटल अकाउंट के अंदर आपके आते हैं। ठीक है, हर जगह जो हमारी कंट्री में पैसा आ रहा है उसको पॉजिटिव माना जाता है, जो कंट्री से बाहर जा रहा है उसको नेगेटिव माना जाता है। इसमें एनआरआई डिपॉजिट और देखो रेमिटेंस क्या है, आ गया, ठीक है, एक बंदे, इसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है, किसी इंस्टीट्यूशन का कोई रोल नहीं। आप बाहर हो, आपका कोई कजन बाहर है, उसने आपको पैसा भेजा, ठीक है, वो हो गया रेमिटेंस। एनआई डिपॉजिट क्या है? कुछ स्पेशल अकाउंट्स हैं जो बैंक रन करते हैं कोई बाहर के लोगों को, क्योंकि इंडिया में क्या इंटरेस्ट रेट ज्यादा मिलता है कंपेयर टू वेस्टर्न वर्ल्ड, तो एक उस तरीके से इंसेंटिव रहता है कि अगर इंडियन बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करें तो अच्छा इंटरेस्ट मिलेगा। तो एज सच वो किसी बंदे के पास नहीं आ रहा है, वो बैंक तक ही आ रहा है एनआरआई डिपॉजिट। ठीक है, वो इकोनॉमी में नेचुरली उससे लोन क्रिएट होंगे, वो सब तरीका होगा, बट किसी इंडिविजुअल के पास नहीं, वो एक इंस्टीट्यूशन के पास। हाँ, ठीक है, मतलब देखो हम डिटेलिंग में नहीं कर रहे, बहुत बेसिक चीजें कर रहे, इसके साथ बहुत सारी चीजें होंगी। तो ये भी ऐसे ही आपका कैपिटल अकाउंट, और इसमें हम देख लेते हैं एफडीआई में हमारा ज्यादातर पॉजिटिव ही रहता है। अब विद टाइम क्या है, जैसे हमारी इकोनॉमी थोड़ी इवोल्व हो रही है तो इंडियन कंपनीज भी बाहर में पैसा इन्वेस्ट कर रही है, ठीक है, तो नेगेटिव एफडीआई भी है। तो नेट जो एफडीआई है आज भी हमारा पॉजिटिव है, और एफपीआई भी हमारा वो ईयर इन ईयर चलता है, ज्यादातर पॉजिटिव ही रहता है। जैसे इस साल क्या है, पिछले कुछ महीनों में ज्यादा पैसा बाहर जा रहा है, तो वो वोलेटाइल रहता है डिपेंडिंग अपॉन इकोनॉमिक कंडीशन क्या चल रही है। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग अगर हम ज्यादा ले रहे हैं, बोरो कर रहे हैं, तो आपका पॉजिटिव होगा, और हम रीपे जब कर रहे होते हैं तो आपका नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, सेम थिंग गोज विद ऑल दिस। तो आपका कैपिटल अकाउंट सरप्लस है या डेफिसिट है, वो भी डिपेंड करेगा कि नेट जो है आपका पैसा इकोनॉमी के अंदर आ रहा है या बाहर जा रहा है। ठीक है, इन दोनों का जो जोड़ के बनता है उसको बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। बीओपी क्राइसिस सुना होगा आपने, 1991 वाला, ठीक है, तो इन दोनों का जो नेट होगा वो आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होगा? कैपिटल करंट अकाउंट डेफिसिट प्लस कैपिटल अकाउंट डेफिसिट। और अगर पैसा आ रहा है तो नॉर्मली क्या होता है आपका, जो भी होती है आरबीआई के थ्रू फिल्टर होके जाती है चीजें, ठीक है, तो अगर पैसा ज्यादा आ रहा है तो क्या होता है, आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में इकट्ठा हो जाता है, और पैसा नेट बाहर जा रहा है तो आपका एक्सचेंज जो है आपका वो कम हो जाता है, वो ये क्या नाम है, रिजर्व जो है आपका, फॉरेक्स रिजर्व जो है कम हो जाता है। ठीक है, क्लियर है? आप लोगों को समझ आ रहा है? पक्का? चलिए, उसके बाद एक बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म आपकी रहती है एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। हल्का सा बस डेफिनेशन देखेंगे, फालतू डिटेल में नहीं जाएंगे। बेसिकली ये मैंने बाद में डाली है, पीपीटी पहले पूरी बन गई, फिर लगा यार ये हर स्टेप पे पढ़ाने बैठेंगे तो बीच में रुकते रुकते चलेंगे, तो एक बार में जो जो की चीजें हैं वो डिस्कस कर लेते हैं, फिर थोड़ा स्पीड आ जाएगी चीजों में। एनपीए क्या होता है? पढ़ा तो होगा सबने, सुना तो एटलीस्ट पक्का होगा ही, है ना। तो एनपीए में क्या है, जो 90 दिन से ज्यादा कोई पेमेंट आपकी आनी है वो ओवरड्यू हो गई है, ठीक है, और कोई कैश फ्लो उसमें नहीं आ पा रहा, तो वो एनपीए में आ जाता है। ठीक है, एनपीए एनपीए डिक्लेयर होने से पहले उसमें क्या होता है, स्पेशल मेंशन अकाउंट वगैरह रहते हैं। ठीक है, ये विद टाइम इवॉल्व हुई है चीजें कि
कि उस पर प्रोविजनिंग वगैरह की जा सके, ये सब चीजें हल्का सा देखते हुए चलते हैं, ठीक है। तो एनपीए एक अर्ली वार्निंग की तरह, किसी अकाउंट में अगर 30 दिन तक कोई पेमेंट नहीं आई यानी पहली ईएमआई मिस हो गई तो स्पेशल मेंशन अकाउंट जीरो में आ जाता है। बस हम उसको नोट कर लेते हैं, कोई एक्शन नहीं होता, ठीक है। अगर 30 से 60 दिन तक भी नहीं आती है तो वो स्पेशल मेंशन अकाउंट 1 में आ जाती है, ठीक है। और 90 दिन तक नहीं आती है तो नेचुरली 61 टू 90 तक स्पेशल मेंशन अकाउंट 2 में रहती है और फिर ये एनपीए डिक्लेयर आपकी हो जाती है, ठीक है। ऐसे सडनली कोई एनपीए नहीं बन जाता, इस तरीके से आपकी प्रोविजनिंग की। और उसके बाद उसकी एसेट जो है क्लासिफिकेशन होती है। एसेट क्या होता है? एसेट लायबिलिटी समझते हो आप? एसेट जो आपको फ्यूचर में कोई ना कोई रिटर्न देने, वो एक एसेट है। और लायबिलिटी जिसके अगेंस्ट आपको जो आपको रीपे करना है, ठीक है, जो आप बोझ की तरह मान लो उसको, ठीक है। तो एनपीए क्या है? ज्यादातर किसी लोन के अगेंस्ट होती है। बैंक लोन देने वाला होता है और इंडिविजुअल क्या होता है? लोन लेने वाला होता है, ठीक है। तो बैंक के लिए एसेट क्यों है? क्योंकि उस लोन के अगेंस्ट कुछ ईएमआईज या पेमेंट्स आनी है, ठीक है। तो वो ईएमआई जब आनी रुक जाती है तब इस तरीके से हम स्पेशल मेंशन अकाउंट 0, 1, 2 होता है, फिर एनपीए डिक्लेयर होता है और धीरे धीरे उसका और फर्दर एसेट की क्लासिफिकेशन हम चेंज करते हैं विद टाइम, जैसे जैसे हमें पेमेंट नहीं आ रही है, ठीक है। जैसे मान लो आपका कोई दोस्त उधार लेके भाग गया, आप कुछ दिन वेट करते हो, उम्मीद में बैठते हो, फिर आप कहते हो यार अब तो उम्मीद कम हो रही है, फिर कुछ टाइम बाद लगता है अभी तो बिल्कुल ही खत्म, और एक दिन ऐसा आता है भैया नहीं आया, है ना, अब उसको हटाओ, ये अपने हटाओ कि मेरे पास कोई पैसा आएगा। तो इनिशियली एनी एनपीए, देखो ये सब चीजें कब आती है? जब एनपीए डिक्लेयर हो जाए उसके बाद की बात, ठीक है। तो एनपीए क्या होता है? पहले होता है सब स्टैंडर्ड एसेट, जो 12 महीने तक जो एनपीए कोई एसेट है हैज बीन क्लासिफाइड एनपीए फॉर पीरियड ऑफ अप टू 12 मंथ, तो वो क्या होता है? आपका सब स्टैंडर्ड एसेट क्लासिफाई हो जाता है। इसमें चांसेस क्या रहते हैं? डिफॉल्ट होने के चांस है, लेकिन फिर भी एक उम्मीद है कि क्या पता कुछ हो जाए, रिवाइव हो जाए, कुछ रीजन है, कोई जस्टिफिकेशन है जिसके कारण ना आ पा रहा हो, तो होप बनी रहती है। जैसे ही फिर और आगे जाता है, मोर देन 12 मंथ हो रहा है, तो रिकवरी के चांसेस आपके नेचुरली कम होने लगते हैं। तो वहां पे क्या चीज आ जाती है? आपकी प्रोविजंस चालू हो जाती है। प्रोविजनिंग सुना है आपने टर्म प्रोविजनिंग? प्रोविजनिंग टर्म सुनिए। प्रोविजनिंग क्या होता है कि जो आप बेसिकली आपका एसेट है, ठीक है, आपकी बैलेंस शीट में जो लिखा है कि भैया, जब आप अपनी बैलेंस शीट बनाते हो कि मेरे पास ये एसेट है, ठीक है, और मेरी ये लायबिलिटी, आप बैलेंस शीट बनाते हो, आपको उसको बैलेंस करना होता है। तो धीरे धीरे उस एसेट की वैल्यू आप कम करते जाते हो या उसके अगेंस्ट कुछ एक्स्ट्रा लोन जनरेट करना चालू करते हो, उसके अगेंस्ट एक्स्ट्रा और इनकम जनरेट करना चालू। क्योंकि देखो बैंकिंग की साइकिल समझो। बैंक में क्या होता है? बैंक क्या होता है कि जो हाउस होल्ड है वो अपने डिपॉजिट करते हैं, लेट से 1,000 रुपया डिपॉजिट है, बैंक उसको फर्दर लोन देता है कॉर्पोरेट को, उससे उसको कुछ कमाई करके लेट से 1,500 रुपये आना होता है, तो 500 रुपये बैंक प्रॉफिट कमा रहा है। जब कोई लोन उसका गड़बड़ हो जा रहा है, ठीक है, आज की तारीख में बैंक की स्टेटमेंट क्या है? भाई मेरे पास 1,500 वापिस आने और मुझे 1,000 पे करना, ठीक है। तो आराम से निश्चिंत बैठा है कि भाई मेरे पास 500 रुपए का सरप्लस है, नो नीड टू वरी। जब कोई एनपीए डिक्लेयर हो जाता है तो उसकी 1,500 वाली फिगर नेचुरली आपकी कम हो जाएगी, लेट से 1,200 हो गई, ठीक है। जैसे जैसे हमने यहाँ कुछ दिखाया था ना, हम बेसिकली जो एसेट हमने मान लो 300 रुपए का कोई लोन था, ठीक है, बहुत सारे लोन है, उसमें से एक 300 रुपए वाला लोन आपका एनपीए डिक्लेयर हो, ठीक है। पहले सब स्टैंडर्ड बना, हमने कुछ नहीं कहा, फिर वो डाउटफुल जैसे ही होगा तो हमें मानना पड़ेगा भैया 300 के 300 तो नहीं आ रहे, कुछ कम होके आएंगे,
ठीक है, हम उसकी एसेस करेंगे कि चलो शायद इसका 50% ही वापस आ पाएगा, ठीक है, कि इसका 50% ही वापस आ पाएगा। तो हम अपनी बैलेंस शीट में इसको 300 की जगह 150 दिखाएंगे और यहाँ पे हम दिखा देंगे कि भाई ये 1350 ही हमारे पास एसेट, ठीक है। अगर हमारा इससे ज्यादा है, जो हमारी लायबिलिटी उससे ज्यादा है, तो कोई टेंशन की बात नहीं, लेकिन अगर वो बिल्कुल नेक टू नेक चल रहा है तो वो हमारे लिए टेंशन की बात, ठीक है। तो प्रोविजनिंग क्या होती है कि इसको यहाँ पे शो करना, और अगर मिसमैच है तो उसके अगेंस्ट एक्स्ट्रा रिसोर्सेज को जनरेट करना, ताकि एंड में डिपॉजिटर्स को रिपे किया जा सके। सो दिस इज बेसिकली कंसेप्ट ऑफ प्रोविजनिंग, ठीक है। तो जैसे ही आपका डाउटफुल एसेट कैटेगरी में आ जाता है तो आप उसको प्रोविजनिंग 25 to 100% कुछ प्रोविजनिंग करते हो। जो हमने 300 बोला उसका 25 से 100% कुछ, अगर 50 करते तो यानी 150 रुपए की हम प्रोविजनिंग करें, ठीक है। ये सब चीजें आराम से डिस्कस करने की है, हम बहुत जल्दी जल्दी कर रहे हैं। अगर फर्स्ट टाइम आप पढ़ रहे हो तो इट इज बट नेचुरल कि आपको बहुत ज्यादा समझ नहीं है, उसमें कुछ कर नहीं सकते हम। और जब आपका निकल जाएगा पीरियड, बिल्कुल ही नहीं आ रहा, तो हम उसको बिल्कुल जीरो कर देंगे स्टेटमेंट में, कि हमारे एसेट्स उसको रिमूव कर देंगे, उसको एक नो वैल्यू अटैच, ठीक है जी। उसके बाद एक है बड़ा सर्वे में था, ये आपका बैंकरप्सी कोड कह रहा हूँ, इंडियन बैंकरप्सी, ये लास्ट मेरे ख्याल से, इसके बाद हम सर्वे पे आने ही वाला, अच्छा एक दो, ठीक है। बैंकरप्सी, बताओ कुछ बैंकरप्सी कोड के बारे में, किसी ने कुछ पढ़ा है तो? अरे किसी ने तो पढ़ा होगा। बेसिकली बैंक क्या है, जब भी कोई बैंकरप्सी के कगार पे आ जाती है, वो रीपे नहीं कर पा रही, इतना रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पा रही है, और कोई फ्यूचर दिख भी नहीं रहा है कि कुछ जनरेट कर पाएंगे, उस टाइम पे कोशिश क्या करती है, जो उसके क्रेडिटर्स होते हैं जिन्होंने उसको लोन दिया हुआ, ठीक है, तो वो एक ऐसा रेजोल्यूशन लेके आते हैं कि भाई जो बचा है, जितना उससे जो अपना जो बेसिकली हमारी उधार है उसके ऊपर जितनी निकाली जा सके हम उसको निकालते हैं, या कोशिश करते हैं कि उसको रिवाइव किया जाए, ठीक है। उन चीजों के रहा, उसमें क्या है कि बेसिकली कुछ आ तो रहा नहीं, कुछ फ्यूचर तो दिख रहा नहीं, तो उसमें कुछ रिजोल्व करते हैं, ताकि जो उसमें एंटरप्रेन्योर भी फंसा हुआ है, जो ओनर भी फंसा हुआ है, वो भी कुछ नहीं कर पा, ठीक है, एक तरीके से उसको रिजोल्व किया जाए। तो उसके प्रोसीजर में क्या होता है कि एक कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसीजर होता है, ठीक है, CIRP होता है, ये आप सर्वे में देखोगे, इसलिए मैं अभी करा दे रहा हूं, ठीक है, कहीं पे आएगा आगे। तो वो क्या है, जो क्रेडिटर्स होते हैं, क्रेडिटर्स मतलब जिन्होंने पैसा लगाया है कंपनी में एक तरीके, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, इनिशिएट करते हैं इसको रिजोल्यूशन प्रोसीजर को, इफ ए डिफॉल्ट अकर्स, यानी 1 लाख से ज्यादा की अमाउंट में अगर पेमेंट्स आनी बंद हो गई है, ठीक है, डिफॉल्ट अकर्स, और उसमें टाइम फ्रेम डिसाइड किया जाता है 330 दिन का, कि उसके अंदर ये जो प्रोसीजर चालू किया है उसकी लिक्विडेशन भी हो सकती है, लिक्विडेशन मतलब पूरा जो भी बचा उसको बेचो, और जो पैसा है उसको आपस में बांट लो, जो भी मैकेनिज्म, उस डिटेल में हम नहीं जा रहे, कि वो लिक्विडेशन करना है, उसको रिवाइव करना है, उसको किसी को बेचना है, किसी थर्ड पार्टी को। एग्जांपल मान लो जेट एयरवेज का चल रहा है, ठीक है, जेट एयरवेज के पास कुछ तो एसेट है ही, कुछ बिल्डिंग्स हैं, कुछ प्लेन्स हैं, लेकिन वो फ्लाई नहीं कर पा रहे क्योंकि उनके पास ऑपरेशन कैपिटल नहीं है, उनको पायलट्स को देने के लिए पैसे नहीं है। तो जो भी उसके लेंडर्स हैं, चाहे बैंक ने पैसा दिया है, किसी HNI ने पैसा दिया है, किसी फॉरेन इंस्टीट्यूशन ने, वो आएंगे और बैठेंगे और कहेंगे भैया आपके पास ये एसेट्स हैं, या तो हम कोशिश करते हैं कहीं से थोड़ा सा और पैसा लेके इसको फिर से फंक्शनिंग चालू करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा पैसा लेके तो फंक्शनिंग चालू करते हैं, धीरे धीरे चालू करेंगे, या फिर कुछ नहीं हो रहा है तो हम इसको सबको बेचते हैं, जो निकलता है उसको आपस में बांटते हैं, अकॉर्डिंगली हम डिसाइड करते हैं। तो वो सारा प्रोसीजर जो है वो आपका CIRP के अराउंड है, ठीक है। तो एक टाइम फ्रेम रहता है कि इसको 330 दिन में करना है, ठीक है, और इसमें एक डेडिकेटेड कैडर रहता है आपका रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, ठीक है, जो हेल्प करेंगे, एक तरह से जैसे लीगल टर्म्स में आपके लॉयर्स होते हैं, आपका कुछ आर्बिट्रेशन लॉयर्स होते हैं, आपका अकाउंटिंग का CAs रहते हैं, वैसे ही आपका रेजोल्यूशन प्रोसीजर को
पूरा करने के लिए रेजोल्यूशन प्रोफेशनल नाम का एक करियर फील्ड ओपन हुआ है। वो क्या करते हैं, पूरा मैनेज करते हैं इस चीज को। और एक कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स भी रहती है जो एक क्रूशियल रोल प्ले करती है इन अप्रूविंग द रेजोल्यूशन प्लान। ये मिलकर रेजोल्यूशन प्लान बनाएंगे। कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स क्या है, उसको अप्रूव करना है या उसको रिजेक्ट करना है, क्योंकि हो सकता है कोई उसको ओके करे, किसी को ठीक लगे जितने क्रेडिटर्स हो, किसी को ना लगे, तो उसको अप्रूव करना है या डिसअप्रूव करना है, वो करते हैं। इसमें कुछ 67% का कुछ रहता है। हाँ, रेजोल्यूशन प्लान मस्ट बी अप्रूव्ड बाय 67% ऑफ वोटिंग शेयर ऑफ सीओसी। ये कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स, तो जिनका पैसा फंसा हुआ है, जो क्रेडिटर्स हैं जिन्होंने लोन दिया हुआ है, ठीक है। और मोरेटोरियम क्या है कि एक बार इनिशिएटिव हो गया तो कोई प्रिवेंट, मतलब कोई आप दोबारा उस दौरान किसी कोर्ट में नहीं जा सकते, ये भी प्रोविजन इसके साथ रहता है। चलो मोटा मोटा ये रहता है बेसिकली इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड के अराउंड प्रोसीजर। एक टर्म रहती है आपकी कैपिटल एडिक्वेसी, और उसी से एसोसिएटेड आपकी टर्म रहती है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। पहले तो इसका ये भी आपका एनपीए वगैरह के अराउंड ही रेलेवेंट है, ठीक है। एनपीए जो आपके रहते हैं उसमें रेलेवेंस कैसे है कि जो हम बात की है, ठीक है, बैंक के पास कुछ रिस्की एसेट्स होते हैं। रिस्की एसेट मतलब मान लो किसी को पर्सनल लोन दिया बैंक, पर्सनल लोन एक में रिस्क ज्यादा है कंपेयर टू होम लोन। होम लोन तो क्या है, उसने पैसा देना बंद किया तो आप घर आपके पास आ जाएगा। पर्सनल लोन में आपके पास क्या है, कुछ नहीं है, और ढूंढते रहो उसको। तो एक सेंस ऑफ रिस्क है। आई एम नॉट सेइंग कि जाएगा ही जाएगा, क्रेडिट रेटिंग वगैरह उससे एसोसिएटेड होती हैं चीजें। तो जो किसी भी बैंक का जो एसेट प्रोफाइल है, जो लोन प्रोफाइल है, उसमें अलग अलग रिस्क वेरिएशन वाले आपके एसेट्स होते हैं। कुछ लोन आपके रिस्की होते हैं, कुछ होते हैं जो आपके किसी आरबीआई के साथ रखे हैं, आरबीआई सेंटर सर वो तो बिल्कुल मिनिमम रिस्क वाला है ना। तो उन सब का एक रिस्क वेटेड एसेट बनाया जाता है, ठीक है। आप ही एसेट क्या है, और उसके हिसाब से कि आपका ज्यादा रिस्की है तो आपको ज्यादा अमाउंट अपने पास रखनी पड़ेगी। जितना ज्यादा आप रिस्क ले रहे हो उतना ही आपके खाते में आपको एक तरह से पैसा बचा के रखना है कि अगर गड़बड़ होती है तो यू शुड हैव मनी टू, कि आपका डे टू डे ऑपरेशन जो है वो भी सफर ना कर जाए। राइट, कंसेप्ट समझ रहे हो इसका, ठीक है। जैसे आप 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस था, ये सारी चीजें इवॉल्व होती है जब कुछ ना कुछ बड़ा क्राइसिस हो जाता है, ठीक है, उसके अराउंड ये चीजें इवॉल्व होती है। तो उसी के अराउंड आपकी कैपिटल एडिक्वेसी इमर्ज हुई। वो क्या बताती है, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ। ये क्या दर्शाती है, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ ऑफ ए बैंक मेजर एज इट्स एबिलिटी टू एब्जॉर्ब एनी पोटेंशियल लॉसेस एंड कंटिन्यू ऑपरेशन उसके बाद विदाउट रिस्किंग डिपॉजिट, ठीक है। यानी जिसकी जितनी ज्यादा एडिक्वेसी है, जिसके पास जितने ज्यादा रिसोर्सेज हैं, वो उतना ज्यादा लॉसेस। देखो फाइनेंस वगैरह में लॉसेस, अब रिस्की एसेट, क्योंकि रिस्की एसेट में इन्वेस्ट क्यों करना पड़ता है, क्योंकि रिटर्न ज्यादा, जितना ज्यादा रिस्क लोगे उतना ज्यादा रिटर्न मिलेगा। और हर किसी को देखो रिटर्न, आपके इन्वेस्टर भी रिटर्न चाहते हैं, आप डिपॉजिट हैं, आपके डिपॉजिटर्स आपके पास हैं, तो वो भी रिटर्न अच्छा चाहते हैं, है ना। जो भी थोड़ा सा भी इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगा लोग उसी के पास चले जाएंगे, तो आपस में कंपटीशन भी है, ठीक है। एसबीआई 4% दे रहा है, कोटक वाला 7 दे रहा है, तो पीपल विल टेंड टू गो टू कोटक। अब उसको एक्स्ट्रा जनरेट भी तो करना है, ऐसा थोड़ी ना उसने बस 7% बुला लिया, उनको पे भी तो बैक करना है, तो उसको थोड़ा और रिस्की प्रोफाइल की तरफ जाना पड़ेगा, तो उसकी मजबूरी है। तो उन सब को ध्यान में रखते हुए उनको फाइनेंशियल स्ट्रेंथ जो है वो उसको हाईलाइट करने के लिए आपका कैपिटल एडिक्वेसी उसकी हाईलाइट, इट एंश्योर्स दैट बैंक हैज इनफ कैपिटल टू कवर इट्स रिस्क वेटेड एसेट्स। क्या होगा आपका, रिस्क वेटेड एसेट्स, एंड मेंटेन स्टेबिलिटी इन एडवर्स इकोनॉमिक सर्कमस्टेंसेस। इसी टर्म के अराउंड हमारी बेसल, अगर आप पढ़ चुके हो तो बेसल नॉर्म्स होते हैं, ठीक है, 3 तक आ चुके हैं। तो वो प्रिस्क्राइब करती है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, ठीक है। वो क्या करती है, हर बैंक को अपनी एक
कैपिटल एडिक्वेसी रेशो मेंटेन करनी है ताकि बैंक की स्टेबिलिटी बनी। ठीक है, वो कैसे डिफाइन करते हैं? कैपिटल एडिक्वेसी की रेशो क्या होती है? पहले टायर 1 कैपिटल और टायर 2 कैपिटल, उन दोनों का सम कितना है बैंक का। ठीक है, ज्यादा हो गया? अरे सब पढ़ाना भी पड़ रहा है मुझे, मेरी भी तो दया करो। नॉर्मली आप पढ़ाते हो तो क्या होता है, एक टॉपिक पूरे दिन में पढ़ाना होता है, अभी कितनी डाइवर्स चीजें हो गई। चलो कोई नहीं, झेलना पड़ेगा। चलो तो सीआर क्या है? टायर 1 कैपिटल। आगे अगली स्लाइड पे है टायर 1 टायर 2 क्या है, डोंट वरी। आई एम मेड श्योर, मैं आई एम अज्यूम, मैं जो भी बनाया अज्यूम यही करके बनाया कि किसी को कुछ नहीं आता। ठीक है, तो आई होप बहुत हाई फाई चीजें भी आई एम ट्राइंग टू अवॉइड, जहां भी जितनी जरूरी उतनी करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो टायर 1 प्लस टायर 2 जो कैपिटल है बैंक के पास, डिवाइडेड बाय उसका रिस्क वेटेड एसेट है। उन सब चीजों को देख लेते हैं। अगली साइड पे क्या है? टायर 1 जो होती है, जो बेस्ट क्वालिटी की उसके खुद के रिसोर्सेज, ठीक है, जो उसके अपने रिसोर्स है, वो किसी पे रिलाय नहीं कर। ठीक है, तो मोटा मोटा देखा जाए तो इट इज द प्राइमरी कैपिटल दैट बैंक यूजेस टू एब्जॉर्ब लॉसेस व्हाइल कंटिन्यूज टू ऑपरेशन। इट इज स्ट्रॉन्गेस्ट एंड मोर रिलायबल फॉर्म ऑफ कैपिटल। ठीक है, जो उसके खुद का पैसा है, उसकी कोई लायबिलिटी नहीं है किसी को कि भाई कहीं से उधार लेके रखा है, वैसा वाला कुछ नहीं, उसका अपना स्ट्रॉन्गेस्ट बेस जो उसका है। ठीक है, और टायर 2 कैपिटल क्या होगा? ये थोड़ा कम लेवल का हो जाएगा, ये सेकेंडरी कैपिटल है। जैसे कुछ है आपका रीवैल्यूएशन रिजर्व, इनमें जाने की जरूरत नहीं है, ये सब इंपॉर्टेंट है, बस आप समझ जाओ कि जो एडिशनल सपोर्ट के लिए। ठीक है, ऐसे मान लो कि कोई दिक्कत आई है तो पहला टायर 1 एसेट हो गए आपके भाई मम्मी पापा, टायर 2 हो गए आपके बाकी रिश्तेदार। ठीक है, तो जब पंगा आएगा तो पहले घर वाले बचाएंगे, फिर आपके रिश्तेदार भी आएंगे। दे आर देयर, ऐसा नहीं है, मतलब उसको ये नहीं कह सकते किसी काम के लिए, बट दे आर देयर। ठीक है, तो उस तरीके से आप समझ सकते हो। रिस्क वेटेड एसेट क्या हो जाता है? जो आप जिसको एसेट काउंट कर रहे हो, जिन चीजों को आप क्या कर रहे हो? एसेट काउंट कर रहे हो। लेट्स से आपका लोन है, लोन 1 है, जिसमें आपका 100% चांस है डूबेगा। ठीक है, लोन 2 है और उसकी वैल्यू है लेट्स से 100 रुपए मान लो, छोटी छोटी अमाउंट है बट समझाने के लिए। लोन 2 है लेट्स से अगेन 100 रुपीज और उसके डूबने के चांसेस है 50%। ये सिर्फ समझाने के लिए, आप बोलोगे कि 100% डूब रहा है तो क्यों लोन है, डोंट गेट, सब समझाने के लिए। लोन 3 है मान लीजिए कि जिसके डूबने की चांसेस है लेट्स से 10%, जिसके डूबने के चांसेस 10% है। ठीक है, तो आपका रिस्क वेटेड एसेट क्या होगा? ये तो एक तरह से जीरो ही हो गया, ये आपका 50% ले लोगे आप, यानी 50, और ये आपका ऑलमोस्ट 90 हो जाएगा। तो रिस्क वेटेड एसेट आपका कितना हो गया? अकॉर्डिंगली आपका हो गया। ठीक है, तो ऐसे आपको ये रेशो जो है वो मेंटेन करनी होती है। ठीक है, रेशो के ऊपर क्या है आपका? टायर 1 टायर 2 कैपिटल, वो जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा है। ठीक है, और नीचे वाला भी जितना ज्यादा हो वो मिनिमम इंश्योर करनी होती है। जैसे हमारा बेसल में है अराउंड 8% होना चाहिए। ठीक है, बेसल में जैसे ये हमारा एसेट प्रोफाइल कितना हो गया हमारा, लेट्स से हमारा हो गया 140 रुपया हो गया। ठीक है, और हमारा एसेट प्रोफाइलिंग मान लो, देखो बुट डिनोमिनेटर में हो गया 140, और इसमें मान लो टायर 1 कैपिटल आपकी है 40 रुपए है, कहीं पे 20 रुपए है, तो 60/140 यानी कुछ आपका लेट्स से 45 के अराउंड कुछ हो गया। ठीक है, 45%। ये जितना ज्यादा हो उतना अच्छा है, जितना ज्यादा हो उतना अच्छा है। ठीक है, एक सेकंड, नहीं आपका ये होना चाहिए, यानी सॉरी सॉरी, उल्टा रहता है वो उल्टा होता है, मैं गलत पढ़ा गया, सॉरी। उसको इसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, सॉरी, इसको 100 को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, 100 को 50 से और 100 को 10, वो सॉरी
माय अपोलॉजीज। यानी जो आपका रिस्क वेटेड एसेट है वो क्या होगा कि जो रिस्की एसेट है उसका वेटेज उसमें ज्यादा रहेगा। ठीक है, तो 100 इंटू 100 यानी पूरा 100 का 100 रुपया रिस्क वेटेड में कंट्रीब्यूट कर रहा है। इस 100 में 50% रिस्की है यानी 50 रुपये कंट्रीब्यूट कर रहा है। इसमें 10% है यानी सिर्फ 10 रुपये कंट्रीब्यूट कर रहा है। ये 160 रुपये रिस्क वेटेड एसेट होगा। ठीक है, तो आपका कैपिटल एडिक्वेसी रेशो यहाँ पे ये उस हिसाब से 160 हो जाएगा। ठीक है, तो जितना ज्यादा आपका रिस्की होगा उतनी ज्यादा ये फिगर बढ़ती जाएगी नीचे वाली। जितना ज्यादा आपका रिस्की होगा उतनी ज्यादा आपकी रिस्क वेटेड एसेट बढ़ता जाएगा। ठीक है, और जितना ज्यादा रिस्क वेटेड एसेट बढ़ता जाएगा उतना आपका CAR, और हमें मिनिमम लेवल चाहिए कि उससे ज्यादा होना चाहिए। तो यानी आप अपना टायर 1 टायर 2 कैपिटल बढ़ाओ या रिस्क वेटेज जो है वो कम। ठीक है, एज पर बेसल 3 नॉर्म्स बैंक्स आर हैव टू मेंटेन CAR ऑफ 8%, और RBI जो है इंडिया में क्या बोलता है उसको 9% मेंटेन करके रखना है। गुड थिंग इज कि अभी जो इकोनॉमिक सर्वे है उसमें होता है कि हमारा 16% के अराउंड चल रहा है, तो वी आर वेरी सेफ। अच्छा, ये भी बचा है, जस्ट ए सेकेंड। ये मनी के अलग अलग टाइप पढ़े आपने, M0, M1, M2, M3, अलग अलग मनी फॉर्म्स। M0 को हम क्या बोलते हैं, रिजर्व मनी जो सर्कुलेशन में है। ठीक है, मोस्ट बेसिक एंड लिक्विड फॉर्म ऑफ मनी। और इस पे बहुत ज्यादा MCQ बनते हैं, पेपर में बड़ा रेलेवेंट है ये चीज, है ना। हाँ जी, तो जो मनी सर्कुलेशन में है, जो बैंक्स का डिपॉजिट RBI के पास है और कोई अदर डिपॉजिट RBI के पास है, वो सारा आपका क्या बनता है, इसको मॉनिटरी बेस भी बोल देते हैं, रिजर्व मनी भी बोल देते हैं। ठीक है, दूसरा टाइप आपका M1 हो जाता है जिसको नैरो मनी बोलते हैं। बेसिकली जैसे जैसे हम डेफिनेशन को एक्सपेंड कर रहे हैं, द अमाउंट ऑफ मनी जो कंसिडरेशन में वो बढ़ता जाता है। ठीक है, M1 में क्या आ जाता है आपका, ये करेंसी विद पब्लिक सर्कुलेशन ही होगी एक तरीके से, और दूसरा डिमांड डिपॉजिट विद बैंक्स एंड अदर डिपॉजिट विद RBI, जो भी हमने देखा था। डिमांड डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट आप समझते हो, जो जब भी आप डिमांड करो पैसा निकाल सको, वो आपका डिमांड डिपॉजिट, जो आपका नॉर्मल सेविंग और करंट बैंक अकाउंट है। आप UPI से जब मन किया निकाल लिया, आप ATM से गए जब मन किया निकाल लिया, आप बैंक में गए जब मन किया तब निकाल लिया। दूसरा क्या होता है इसके अगेंस्ट, टाइम डिपॉजिट, वो आगे हम देखेंगे M2 में आएगा। टाइम मतलब कि एक टाइम के बाद ही निकाल सकते हो, जैसे FD, आपने 3 साल की FD कर पे टाइम एसोसिएट हो गया उसके साथ। ठीक है, तो ऐसे ही आपका M2 आ जाता है। M2 में क्या है, M1 तो था ही, टाइम डिपॉजिट अभी नहीं आया, इसमें क्या है, सेविंग डिपॉजिट इन पोस्ट ऑफिस, वो चीज आ गई। और M3 जब हम जाते हैं तो इसमें सेविंग वाला हट गया है, वो पोस्ट ऑफिस वाला हट गया है, उसकी जगह क्या आ गया, टाइम डिपॉजिट। ठीक है, तो यानी मोटा मोटा सर्कुलेशन में कितना पैसा है और डिमांड डिपॉजिट में कितना है प्लस टाइम डिपॉजिट कितना है, और उसके अलावा खैर RBI के पास जो है वो पैसा तो वो भी, और M4 में ये सारे मिलके आ जाए। ठीक है, इस बार सर्वे में इसमें फिगर जो बताई है, और एक और आपने देखा होगा, मनी मल्टीप्लायर। मनी मल्टीप्लायर क्या होता है जी, सबसे बेसिक आपका हो गया M0। हाँ बताइए बताइए।
हाँ, जो बेसिकली बार बार चक्कर काट के उसकी बढ़ती जाती है। जैसे प्रैक्टिकल एग्जांपल एक देख लेते हैं कि आपके आपके पास 1 लाख रुपया था, आपने बैंक में डिपॉजिट कर दिया, ठीक है। अब बैंक ने जो कुछ पैसा बैंक को मैंडेटरी है कि अपने पास रखेगा, आरबीआई के पास रखेगा, लेट से 10% उसको पास मैंडेटरी है, 10% मैंडेटरी है, बाकी 90,000 का वो क्या करेगा, क्रेडिट क्रिएट कर देगा, किसी को लोन दे देगा, ठीक है। तो ए पर्सन ए जिसने 1 लाख डिपॉजिट किया और बी जिसने 90,000 लोन ले लिया, तो इकोनॉमी में तो 1,90,000 हो गया, उसका पैसा गया थोड़ी ना, उसकी भी बुक्स में है और इसके पास भी है, और इसने फिर कुछ डिपॉजिट कर दिया, 90 का 90 डिपॉजिट कर दिया, अगेन 9,000 काट के 81,000 फिर से आपका क्रिएट हो गया। तो इस तरीके से आपका जो इफेक्टिवली मनी है जो इकोनॉमी में घूम रहा है वो आपका बढ़ता जा रहा है। तो ये जो चीज है इसमें आपका सर्वे में आपको दिखेगा, जो M0 है और M3 है, उन दोनों की रेशो, M3 क्या इफेक्टिवली जो आपका इकोनॉमी में टोटल पैसा आ गया, M0 आपका बिल्कुल बेस पैसा है, ठीक है, बेसिक पैसा है, और M3 जो है इफेक्टिवली हो गया है, डिमांड डिपॉजिट में है, टाइम डिपॉजिट में, जैसे भी है, उन दोनों की रेशो को हम बोलते हैं मनी मल्टीप्लाई। इसको मैथमेटिकली इससे भी वेट किया, ठीक है।